नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपकी 3 अगस्त से ग्रुप डी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास हम परसेंटेज वाले चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इन 10 टाइपों में से, तो सर हम इसमें एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो हमने ये डिसाइड किया कि इस चैप्टर को हम 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हम टाइप नंबर 6 से लेकर के और टाइप नंबर 10 तक पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आप कोई सा भी टाइप उठा करके देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि हर टाइप आपको फुल अपडेटेड ले रखा है। अब आप ये कहोगे कि सर आपके पास है ग्रुप डी में हम 25 में से 25 क्वेश्चन राइट कर सके, इसके लिए क्या मास्टर प्लान है, आप कैसे हमको तैयारी कर रहे हो। तो हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि हमारा टारगेट ये है कि पहले हम उन चैप्टरों के पीछे भगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले हम उन चैप्टरों को पढ़ रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन आना फिक्स है और कन्फर्म है। तो ऐसे कितने चैप्टर आप पढ़ा चुके हो, अगर हम बात करें अभी तक, तो अभी तक हम टोटल जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो 7 चैप्टर से पढ़ चुके हैं। कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं हम सर? अभी तक हम टोटल 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं जिनके क्वेश्चन आना अनिवार्य है। और ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर को सिर्फ हम पढ़ चुके हैं, बल्कि विथ पीडीएफ, और वो भी 2 तरीके की। एक प्रिंटेबल, जिससे मार्केट से आप प्रिंट ले सकते हो, और दूसरा स्मार्ट बोर्ड के सॉल्यूशन सहित, यानी तरीके से हमने इन चैप्टरों को बिल्कुल क्लियर किया है। और हमने ये डिसाइड किया था, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, सबसे पहले हमने औसत पढ़ा है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो आप इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से, वहाँ इन सभी चैप्टरों को पढ़ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। सर अगर हम बात करें तो हमने औसत की अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद, पिछले साल के पेपर देखने के बाद ये डिसाइड किया कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसका बनता ही बनता है। इसी तरीके से संख्या पद्धति के कम से कम 1, अधिकतम 2। तो ये डिसाइड हम कर चुके हैं कि सर इस चैप्टर से कम इतने क्वेश्चन तो आने तय हैं। तो कम से कम की अगर बात करें तो आज की क्लास तक कम से कम हम 8 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। अधिकतम आज की क्लास सहित हम 10 क्वेश्चन तैयार कर चुके होंगे। अब आपका टारगेट कितना था? 25 क्वेश्चन राइट करना। 25 क्वेश्चनों में से अगर आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो अब हमारे पास 15 क्वेश्चन और बच जाते हैं। अब उन 15 क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? करेंगे ना अगली क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन फिर ढूंढेंगे हम। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइएगा शुरुआत करिए परसेंटेज की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने परसेंटेज में क्या पढ़ा था सर? सबसे पहले जब हमने परसेंटेज की शुरुआत करी थी तो हमने इसका अर्थ समझा था कि प्रत्येक बार 100 के साथ अनुपात आपके पास परसेंटेज कहलाता है। फिर हमने ये सीखा कि कैसे हम परसेंटेज में एंट्री करते हैं, यानी किसी भी संख्या को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी दशमलव भिन्न को, अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो और पीछे परसेंटेज का निशान लगा दो। जैसे मान लीजिए एक भिन्न है 4/5, इसको चेंज करना है परसेंटेज में तो 100 से गुणा कर दो। फिर इसके बाद सरल करने के बाद 80 आया और उसके पीछे परसेंटेज लगा दो। ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भिन्न के साथ करते हैं, कोई भी संख्या है आप उसको 100 से गुणा कर दो। जैसे 27 को 100 से गुणा किया, 27 हो गया, पीछे परसेंटेज लगा दो। यानी 27 का परसेंटेज 2700 बनता है, ध्यान में रखिएगा। 1 का परसेंटेज कितना बनेगा? पूरा 100%। कोई भी दशमलव भिन्न है तो आप परसेंटेज का निशान पीछे, मतलब 100 से गुणा करो और पीछे परसेंटेज का निशान लगाओ। इसके बाद सर दूसरे पॉइंट में हमने ये सीखा था कि मान लीजिए हम परसेंटेज में एंट्री कर चुके हैं, वापस कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है, 100 का भाग लगा दो। और भी सिंपल ये है कि परसेंटेज का निशान हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ। फिर हमने ये सीखा कि किसी भी संख्या का 100%, 50%, 10%, 5%, 1% क्या होता है। ये सीखने के बाद हमने जो जर्नल, जो मूलभूत नियम है वो सीखे थे कि सर मान लीजिए आपने 80% की भिन्न बना दी, 4/5 होती है। अब हम इस 4/5 को कैसे पढ़े? इसे 5 का परमानेंटली क्या नाम होता है? परमानेंटली 100% होता है, या ये टोटल राशि होती है, ये मूल राशि होती है, या फिर ये प्रारंभिक राशि होती है? हम ऐसे पढ़ते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वह परिणाम है या 100% है। मान लीजिए ये सिर्फ 80% की जब हमने भिन्न बनाई थी तब हमने उसको पढ़ना सीखा है। मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपको 80% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि को हम प्लस से लिखते हैं। अगर आपको वृद्धि हो रही है 80% की, तो पहले आप उसकी भिन्न बनाओ। फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे? इस 4 का क्या नाम है, इस 9 का क्या नाम है, इस 5 का क्या नाम है? ये सारी चर्चाएं हम बिल्कुल प्यार से कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। अगर मान लो कमी है तो सर यहाँ माइनस का निशान आएगा। पहले राशि 5 थी,
कमी हो गई, 4 की तो राशि 1 बची, तो 1 का क्या नाम है 20% है, 4 का नाम 80% है, 5 का नाम 100% है। इस तरीके से उसके बाद मैंने आपको कुछ ये टेबल याद कराई, 1 से लेकर के 1 20 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। फिर इनमें कुछ और एक्स्ट्रा टेबल याद कराई, जैसे 1/3 है, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दे, 1/3 अगर 3 से गुणा कर दे, तो कुछ और टेबल हमारे पास बन जाती है, जो कि आपको अनिवार्य था कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इनके बेस पर फिर हमने तरीके से 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आइएगा हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 6 से। अगर आप मुझसे ये कहोगे सर सिंपल सी बात, आप ये बता दीजिएगा कि परसेंटेज किसे कहते हैं, बस बाकी हम कुछ नहीं सीखते हैं, बस आप एक बार ये समझा दो कि परसेंटेज क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि परसेंटेज एक भाषा होती है जो आपके जीवन को सरल बनाती है। बस सिंपल सी बात ये है। क्या कहा मैंने, सुनिएगा। परसेंटेज एक भाषा है जो आपके जीवन को सरल बनाती है। कैसे बनाती है? जैसे मान लीजिए आपके कक्षा 10 में 70% बनी, तो अब आप ये थोड़ी कहोगे, मान लीजिए आपके 70% बनी, तो आपने परसेंटेज में बोलोगे, तो किसी ने आपसे पूछा कि आपके 10वीं में क्या रिजल्ट रहा था, तो आप ये कहोगे मेरे 70% बनी थी, बात खत्म है। यानी कि उसको आपने बहुत आसान भाषा में बता दिया कि मेरे 70% बनी थी। अगर मान लीजिए ये परसेंटेज का चैप्टर नहीं होता तो इस भाषा को कैसे बोलते? आप ये कहते कि 600 नंबर का पेपर था, 600 नंबर में से मेरे इतने नंबर आए। कितनी लंबी चौड़ी कहानी बताते, कितनी लंबी चौड़ी कहानी आपको बतानी पड़ती। तो कुल मिलाकर के उस कहानी से बचने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास है 60% बनी है, कितनी बनी है 10वीं में आपके 60% बनी है, सीधे कह दिया। अगर मान लीजिए 600 का ये है आपके पास है कितना पेपर, 600 का पेपर है, 60% बनेगी आपके, तो 60 बटे कितना होता है 100, यानी कि आपके 360 नंबर आए होंगे। और 600 का पेपर था आपके पास, 70% बनी है, तो आपके पास कितने नंबर आए होंगे? सर हमारे नंबर आए होंगे 420। तो अगर परसेंटेज नहीं होती तो आप ये कहते कि हमारा पेपर 600 नंबर का था और मैंने उसमें 420 प्राप्त किए, तो हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अब हमारे पास परसेंटेज है तो हमारा जीवन सरल हो गया है। कैसे हो गया? हम सिंपल सी बात कह देते हैं कि 70% बनी है, ना हमको यह बताने की जरूरत है कि पेपर कितने नंबर का था, और ना ये बताने की जरूरत है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए थे। तो इतनी सारी चीजों से बचने के लिए एक परसेंटेज शब्द यूज किया जाता है। यानी कि सर परसेंटेज क्या है? परसेंटेज सर यूनिट है। परसेंटेज एक यूनिट है, किसी राशि को यूनिट में कहना परसेंटेज कहलाता है। मैंने क्या कहा? किसी राशि को यूनिट में कहना परसेंटेज कहलाता है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले की मदद से समझना चाहे, अगर आप चाहते हो कि सर इसको एक फॉर्मूले की मदद से समझा दीजिए, तो फॉर्मूले की मदद से ऐसे समझिएगा। ऊपर आप यहां लिखोगे दी गई राशि, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर दी गई राशि, जो भी राशि आपको दे रखी है। जैसे मैंने कहा ना, अभी राशि को ही तो आप परसेंटेज में कहोगे। ऊपर लिखोगे आप दी गई राशि, और बट्टे में क्या लिखोगे? सर बट्टे में हम लिखेंगे उसी राशि का, उसी राशि का, उसी राशि का परसेंट में मान। परसेंट में हम क्या लिखेंगे? मान। और गुणा करेंगे सर हम जिसको मान निकालना उसकी परसेंट से। और गुणा किससे करेंगे हम? सर गुणा हम करेंगे किसका से? बस इस फॉर्मूला का आप यूज करिए। ऊपर सर हम राशि लिखेंगे, जो भी राशि लिखोगे नीचे उसी का परसेंटेज बना के लिखोगे, और गुणा करोगे जिसका भी मान निकालना है उससे। जिसे हम दूसरी भाषा में ऐसे समझते हैं इसको शॉर्ट तरीके से कि सर फॉर्मूला हमारे पास बनेगा राशि, और राशि बट्टे में क्या आएगा हमारे पास है सर, यहाँ पर हम यूनिट लिखते हैं, और जिसका मान निकालते हैं उसकी यूनिट से हम गुणा करते हैं। और पूरी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो पूरी मैथमेटिक्स में ये यूनिट 2 टाइप की होती है। पूरी मैथमेटिक्स में कितने टाइप की होती है? आपके पास है 2 टाइप की यूनिट होती है। सर एक यूनिट तो हमारे पास है परसेंटेज में होती है, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, और दूसरी यूनिट सर हमारे पास है रेशो के फॉर्मेट में होती है, अनुपात के फॉर्मेट में होती है। बस पूरी मैथमेटिक्स में यूनिट 2 ही टाइप की बनती है, एक अनुपात वाले चैप्टर में बनती है, यानी अनुपात में भी यूनिट बनती है, अनुपात भी यही है। यानी कहने का मतलब है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए ही अनुपात वाला चैप्टर आया है, और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए ही परसेंटेज वाला चैप्टर आया है। ठीक है, यानी किसी बड़ी राशि को हम शॉर्ट में कह सकते हैं इन दोनों की मदद से। परसेंटेज में हम किसी बड़ी राशि को शॉर्ट में कह सकते हैं, और अनुपात में भी किसी बड़ी राशि को शॉर्ट में कह सकते हैं। अनुपात में आप शॉर्ट में कैसे कह सकते हो? जैसे मैंने ये कहा कि ए और बी मिलकर के मान लीजिए 50,000 रुपये कमाते हैं, और ए और बी की जो आय का अनुपात है वो आपके पास है 2 अनुपात कितना है 3 है। 2 अनुपात कितना है 3। ए और बी दोनों मिलकर के 50,000 रुपये कमाते हैं, और मैंने ये कहा कि इनका आय का अनुपात इतना है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों मिलकर के कितना कमाते हैं, तो आप ये कहोगे 5 यूनिट कमाते हैं। तो 50,000 को आपने 5 यूनिट कह दिया ना। यानी किसी बड़ी राशि को शॉर्ट में कहना
भी अनुपात या परसेंटेज कहलाता है। अनुपात या क्या कहलाता है आपके पास? परसेंटेज कहलाता है। इनकी रियल औकात तो ये है दोनों चैप्टरों की कि सर हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए ये दोनों चैप्टर काम में आते हैं। दोनों चैप्टर क्या आते हैं? काम में आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि सर परसेंटेज में यूनिट कैसे बनती है, परसेंटेज में यूनिट कैसे बनती है। तो आइएगा पहले क्वेश्चन से हम समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है पहला। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है और उसका खर्चा 400 रुपये, उसकी आय कितनी है? तो सबसे पहला काम आपका ये है कि परसेंटेज 100 पर चलता है। परसेंटेज किस पर चलता है? हमारे पास है 100 पर चलता है। ओके, 100 पर चलता है तो उसने ये कह रखा है कि बचत, अगर एक आदमी 60% की बचत करता है तो उसका जो खर्चा है उसकी यूनिट कितनी बनेगी? तो आप ये कहोगे सर उसकी यूनिट बनेगी 40%। भाई अगर एक आदमी 60 रुपए का खर्चा कर देता है जो कमाता है उसमें से, अगर 60% का खर्चा कर देगा तो बचत की यूनिट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? 40% बचत की यूनिट है। जबकि बचत है कितनी? सर उसकी बचत 400 रुपये है, लेकिन 400 रुपये को हम परसेंटेज में 40 कहेंगे। ये तो सीख रहे हैं हम कि परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज बस इसी को कहते हैं, एक राशि को दोबारा से कहना। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर दी गई राशि हमारे पास है 400 है, 400 का परसेंटेज कितना बनेगा आपके पास है? 40% बनेगा। और जिसका आपको मान निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिसका भी मान निकालना है। अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल की यूनिट 100% होती है। जैसे आपके पास है इसमें कहा कि उसकी आय बताइए, आय क्या है आपके पास है? टोटल होती है। तो आय की अगर हम यूनिट बनाएंगे तो आय की टोटल की यूनिट 100% बनती है। तो अगर आपको टोटल चाहिए तो यहाँ 100 से गुणा करोगे। अगर आपको ये चाहिए कि भाई कितना बचाता है तो यहाँ पर आप 60 से गुणा करोगे क्योंकि उसकी बचत इतनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हम इसको 100% से गुणा करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज आपके पास कटी जाएगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो इस तरीके से उसकी जो आय आएगी आपके पास वो कितनी आएगी? 1000, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों को बनाना होता है। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम ट्राई करते हैं। सेम डिट्टो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगा इसको, मुझे यकीन है मेरे स्टूडेंटों पर कि बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। क्वेश्चन क्या है? शीतल अपने मासिक वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। यदि उसके खर्च के बाद शेष राशि 33,200 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है? जस्ट एज इट इज जो क्वेश्चन किया था हमने उसी तरीके से करोगे। वेतन की यूनिट पूरा 100% होती है। वेतन की यूनिट कितनी होती है? क्योंकि उसने कहा है उसका मासिक वेतन कितना है, यानी पूरा 100% कितना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम करते हैं इस क्वेश्चन को सरल। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। अच्छा ये भी क्वेश्चन इजी है ना, तो एक काम करिएगा, उसकी आय का कितना है उसकी आय पूछिए। हम मैं आपको ये करवा देता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसे कर लीजिए आप। शीतल अपने मासिक वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। अगर 60% खर्चा कर देगी, वो सॉरी 60% अगर वह खर्चा कर देगी तो बचाएगी कितनी? सर बचाएगी 40%। और 40% की यूनिट कितनी आपके पास? इतनी है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? यानी हम ये कह सकते हैं सर 40% का मान कितना है हमारे पास है? 33,200 है। आपको किसका निकालना? पूरे 100% का मान निकालना है। कैसे पता लगा कि 100% का मान निकालना है? कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है किसी भी क्वेश्चन में कि हमको इसमें टोटल निकालना है, आपको जैसे क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य की यूनिट 100% होती है। आपको मान लीजिए मूलधन निकालना है तो मूलधन की यूनिट 100% होती है। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि हमको यहाँ शुरुआत की कीमत निकालनी है, आपको यहाँ प्रारंभिक राशि निकालनी है, तो वहाँ हम 100% निकालते हैं। वहाँ पर हम क्या निकालते हैं? पूरा 100% निकालते हैं, ध्यान में रखिएगा। आइएगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपके पास, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अगर हम इसे 4 से काटते हैं तो 8 बार कट जाएगा, फिर 3 बार कट जाएगा, इस तरीके से। तो सर हमारे पास जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास? जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। इस क्वेश्चन का आपको 57 का आंसर देना है। आंसर देने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको पहले टाइमिंग लिखना है, उसके बाद में इसका आंसर लिखना है। जैसे 57 नंबर का आंसर देना है तो ये क्लास इस टाइम 14 मिनट और 21 सेकंड पे चल रही है। तो सबसे पहले आप 0 0 ये टाइम का निशान, फिर 14 मिनट ये टाइम का निशान और 21 सेकंड ऐसे टाइप करो। और फिर इसमें जो भी आंसर हो, बी है तो बी लिखो, सी है तो सी लिखो। उससे आपको एक तो ये कि 57 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम इस पर टिक करेंगे हमको ये पता लग जाएगा कि आपने इसका आंसर दिया है। ऐसे सभी स्टूडेंटों को आंसर देना है क्योंकि मैं सभी के आंसर चेक करता हूँ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके।
अब आ जाइएगा आप अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा क्या था, ये पता है क्या आपको? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% बचाता है, उसका व्यय इतना है, तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी है, बिल्कुल वही जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे, ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे। आइएगा थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? रामानंद अपनी आय का 48% भोजन पर, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर खर्चा करता है। कभी आपको ऐसा लगे ना ये लगातार लैंग्वेज है, अभी ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया गया कि शेष का या फिर बची हुई राशि का, तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए पहले। यानी ऐड कैसे कर दीजिए सर? सबसे पहले उसने 48% का हिसाब दिया, और तुरंत ही उसने 25% का हिसाब दे दिया, और तुरंत ही उसने 12% का हिसाब दे दिया, कुछ भी नहीं कहा शेष वगैरह कुछ भी। तो आप इन सबको पहले ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 8। यानी सर 85% का तो उसने हिसाब दे दिया कि 85% तो मैंने जहां तहां लगा दिए ठिकाने। अब हमारे पास कितना बच गया? 15% बच गया। यानी कि 100 अगर हम टोटल मानते हैं तो हमारे पास 15 रुपए की राशि बच गई। अब ये कह रहा है कि 15 रुपए की राशि में से भी 40% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसके पास है शेष आय का कितना प्रतिशत बचा हुआ है? शेष आय का कितना प्रतिशत बचा हुआ है? आप मुझे पहले तो ये बताओ कि उसके पास है शेष आय बची कितनी है? सर शेष आय उसके पास है 15 बची हुई है, अगर देखा जाए ना तो। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरे 100% मान के चलते आय को, इसमें से 85% का उसने हिसाब हमको दे दिया था। तो यहाँ या तो 15% कह दो या 15 कह दो, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन डायरेक्ट चलती है। अब इसने क्या किया, इसे 15% में से भी 40% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 60%। मतलब अभी भी हम ये कह सकते हैं सर ये जो शेष राशि है ना, इसका इसके पास अब बस इतना सा ही बचा है, इसका सिर्फ और सिर्फ 40% ही बचा है। तो हम ये कह सकते हैं सर 5 से कितनी बार? 3 बार। 5 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार आपके पास है? 2 बार। तो उसके पास है 6 रुपए बचे हुए। तो हम कैलकुलेशन 100 पर कर रहे हैं, इसलिए शायद 6 कह दो या फिर 6% कह दो, बात एक ही है। क्योंकि अगर आप इसे परसेंटेज में बताओगे तो 6 बटे टोटल राशि कितनी थी आपके पास में, टोटल आय कितनी थी 100, और गुणा फिर से 100 से करना पड़ेगा, तो फिर परसेंटेज लगाओगे 100 से 100 कटेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर 6% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। एक बार फिर से सुनिए, पहले टोटल का हिसाब 85% ये पहले उड़ा चुका है, बचा उसके पास है 15%। अब इसे 15% में भी ये कह रहा है कि 60% बच्चों को दे दिया, तो इसका 40% बचा हुआ। किसका 40%? इसे 15 का 40%, जो कि 40 बटे कितना होता है? 100 होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आराम से क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, एक बार देखिएगा क्या किसी भी तरह की कोई समस्या दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, सिर्फ एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? ओके। देखिए क्या क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि अतुल की मासिक आय 16,000 रुपए है। अतुल की मासिक आय कितनी है? 16,000 रुपए। किराए पर वह 5500 रुपए, बिल पर वह 2500 रुपए, और शेष राशि हर महीने बचाता है। यदि एक महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है, तो उसके पूरे वर्ष की कुल बचत कितनी होगी? आइएगा देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, वह एक महीने में कितना कमाता है, तो आप ये कहोगे सर 16,000 कमाता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि वह खर्चा कितना करता है। खर्चे की अगर बात करें तो सर 8500 रुपये तो एक जगह खर्च, वो 5500 रुपये तो एक जगह खर्चा कर देता है, और 2500 रुपये दूसरी जगह खर्चा कर देता है। अब हमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसने किराया दिया है या बिल दिया है, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ इतना खर्चा हो गया, बस खर्चे को जोड़ना हो। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर 8,000 रुपये इसने खर्चा कर दिया। ये वो खर्चा कर चुका है आदमी 8,000 रुपये का, और वो हर महीने यही काम करता है। हर महीने उसके 8,000 रुपये जाने फिक्स है। 16,000 रुपये हर महीने कमाता है एक आदमी। 16,000 रुपये में से हर महीने वो 8,000 रुपये उड़ा देता है, तो हर महीने वो कितना बचाता है? सर वह प्रत्येक महीने अगर हम उसकी बचत करें, अगर हम ये बात करें प्रत्येक माह, तो सर वो प्रत्येक महीने में है ना 16,000 में से, 16,000 को देखो डायरेक्ट ऐसे लिखा करो, ये 16 के हो गया आपके पास, इसका मतलब 16,000 है। 16,000 में से अगर वह 8,000 घटा देता है तो उसके पास में 8,000 ही बचते हैं। यानी हर महीने वह 8,000 रुपये बचाता है, हर महीने। अब वो ये कह रहा है कि एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से हर साल उसका जन्मदिन आता है, तो जिस महीने में उसका जन्मदिन आएगा उस महीने में वह पूरे 8,000 रुपये खर्च कर देगा। अब
8,000 खर्च करेगा तो उसके बाद पूरे वर्ष की उसके पास बचत कितनी है, ये वाली बचत कब की है सर, ये प्रत्येक माह 8,000 रुपये वह बचाता है। इस तरीके से वह 11 महीने तक बचाएगा, क्योंकि एक महीना ऐसा आएगा जिसमें बिल्कुल भी नहीं बचाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर उसकी टोटल जो बचत है, अगर हम टोटल बचत यहाँ से निकाल दें तो 8,000 रुपये एक महीने की बचत है, वो 11 महीने तक बचत करता है। तो इस तरीके से 88,000 रुपये उसकी टोटल बचत हो जाएगी, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बहुत इजी था। 2025 में जो पेपर्स लगे थे उनमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था, कम से कम 15 से 20 शिफ्टों में रिपीट हुआ है, सिर्फ हमने एक बार ही इस क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर। आइएगा, तो ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन, पढ़िएगा। अब ये क्वेश्चन आजकल ऐसा लेटेस्ट भी आ रहा, हो सकता है कि आपसे फिर से पूछ लिया जाए। सिर्फ आपका काम ये है कि एक बार आप क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़ोगे। एक परिवार की मासिक आय 15% बढ़ जाती है, जितनी भी आय होगी वो 15% बढ़ जाएगी। उन्होंने भोजन पर मासिक व्यय में 10%, किराए पर 20% की वृद्धि की। यदि भोजन पर उनका प्रारंभिक खर्चा इतना था, किराए पर इतना था, उसकी मासिक बचत इतनी थी, तो उसकी नई बचत कितनी है। आइएगा मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बड़े प्यार से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बचत तो एक इस परिवार के पास पहले थी और एक बचत अब आएगी। एक बचत देखो, पहली लाइन अगर हम देखते हैं तो उसने कहा है कि किसी परिवार की मासिक आय 15% बढ़ जाती है, मासिक आय 15% बढ़ जाती है। हम पहले उसकी आय का पता होना चाहिए कि आय है कितनी, जब तो जाकर के आप, अगर आपको आय पता है तभी तो आप वृद्धि करोगे। आय कैसे आएगी, आय ऐसे आएगी कि सर इसने स्पष्ट रूप से कह रखा है, क्या कह रखा है, यदि भोजन पर उसका प्रारंभिक मासिक खर्चा, यानी सर उसने अपनी आय को एक जगह तो यहाँ खर्चा किया और किराए पर उसने ये खर्चा किया, यानी उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी आय को दो जगह खर्चा किया और उसी में हिसाब बता दिया कि मेरी आय पूरी हो गई, मेरी आय पूरी हो गई, अब नहीं है मेरे पास। यानी कि आप नहीं कह सकते कि 8,000 और 12,000 को मिला करके देखें तो सर हमारे पास 20,000 तो उसने बता दिया कि मैंने खर्चा हो गया मेरा। फिर भी एक लाइन और कह दी है मैंने, सॉरी गलती कर दी थी पढ़ने में, फिर भी ये कहा है और उसकी प्रारंभिक मासिक बचत 15,000 है, मतलब अभी भी ये कह रहा है फिर मेरे पास है 15,000 और बच गए। यानी कि मेरी आय का हिसाब ये रहा, मैंने 12,000 एक जगह खर्चा किया, 8,000 रुपये एक जगह खर्चा किया और अभी मेरे पास 15,000 और है। तो मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास देखो 8 और 12 20,000, 20 और 15 35,000 रुपये है टोटल। टोटल कितने रुपए है, 35,000। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर उसकी प्रारंभिक जो आय है वो 35,000 है, उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, 35,000 है। अब वो ये कह रहा है कि इस आय में 15% की वृद्धि कर देता है, तो 15% की वृद्धि कर देगा तो या तो 115/100 कर दो या फिर इसका 15% निकाल दो। 15 बटे कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो खत्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है जीरो, 15 5 75, हासिल की इतनी लग जाएगी आपके पास है 7 और 15 तिया 45, 45 और 7 हो जाएगा आपके पास है 52। यानी सर इतना भय बढ़ा देता है। और वैसे मैं कहूंगा 15% आप ऐसे मत निकालिएगा, 15% निकालना बहुत ईजी है, पहले 10% निकालो फिर 5% निकालो। देखो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं निकालना चाहता तो मैं आपको टुकड़ों में निकालना सिखा रहा हूँ। पहले हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि अब इसकी आय कितनी हो गई। सर उसकी आय पहले कितनी थी, 35,000 थी, 35,000 में 15% की वृद्धि हो गई, यानी इतनी वृद्धि हो गई, तो 35 में आप इतना जोड़ दीजिए तो उसकी नई जो आय है वो नई आय आप निकाल पाओगे। तो नई आय कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगा आपके पास 50 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 35,000 है ना, 2 एज इट इज आ जाएगा। और ये हो जाएगा सर उसके पास है 40,250, उसकी नई आय, नई जो इनकम है वो 40,250 होगी। मैं ये कहूँगा 15% ऐसे मत निकालो, पहले आप इसका 10% निकालो। तो 10% आपको पता है 10% हम कैसे निकालते हैं सर, एक जीरो कम कर देते हैं। तो 35,000 का 10% कितना होगा सर, 3500। क्लियर है आपके पास, क्लियर है ना आपके पास, ठीक है। अब आप इसका 5% निकाल दो। 5% कैसे निकालते हैं सर, पहले हम इसका 50% निकालेंगे और फिर एक दशमलव इधर खिसका देंगे। इसका अगर हम 50% निकालें, इसका आधा निकालें तो सर 35 का आधा कितना होता है सर, 32, देखो 16, 33, 33, 34, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आधा होगा ना वो 33,500 होगा, 33,000 कितना होगा, 500। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक दशमलव इधर खिसका देंगे, तो ये कितना हो गया आपके पास, 3350 हो गया। तो 3350 तो ये हो गया, यानी कितना हो गया आपके पास है, 3350 हमारे पास हो चुका है। तो इस तरीके से सर अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा, 5 आएगा और ये आएगा 8 आएगा और ये कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा।
एक मिनट, सॉरी भाई, थोड़ा सा देखे क्या हमने क्या किया है सर, हमने ये काम किया है। पहले हमने इसका 10% निकाल दिया, कितना आ गया आपके पास है, 3500 आ गया, ठीक है। फिर सॉरी, मैंने इसका निकाल दिया था। फिर अगर हम इसका 35,000 का 50% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है सर, हमारे पास आता है 17,500, मतलब 17,000 के 17,500 आएगा। तो सर 17,500, 17 दूनी का 34, बिल्कुल 17,500। तो आपके पास 50%, आपको 5% चाहिए तो एक पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी 1750। यानी कितना हो गया आपके पास, 1750, 0 5 और ये 2 और ये 4, यानी 4250 आप ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पहले आप 10% निकालो, बहुत ईजी होता है। जो भी टोटल राशि है उसकी एक जीरो हटा दो, 10% निकल गया 3500। 5% निकालना और भी ज्यादा ईजी है, पहले आधा कर दो और आधा करने के बाद एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। तो सर हमारे पास ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, अन्यथा सीधे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सिंपल तरीका यह कि 115/100 कर दो यहाँ। और भी सिंपल तरीका ये, 115 कितना कर दो, 100 कर दो। तो सर उसकी नई आय आ गई 40,250। क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि उसके मासिक खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। अब पहले जो खर्चा था वो 12,000 था, 12,000 का 10%, एक जीरो हटा देंगे, 1200 हो जाएगा। अगर 1200 हो जाएगा तो 12,000 में अगर हम 1200 जोड़ते हैं, सर देखिए 12,000 इसके पास टोटल इनकम थी, इसका 10% हमने 1200 निकाल लिया। अगर हम 1200 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास है 13,200 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, आगे चलिएगा। और उसके जो किराए पर खर्चा था, वो किराए पर कितना था सर, वह 8,000 करता था। 8,000 में से अब 20% और ज़्यादा खर्चा करेगा। अगर हम 20% और ज़्यादा खर्चा करते हैं इसका, तो इसका 20% कितना होगा सर, 10% 800 होगा, तो 20% 1,600 होगा। भाई नॉर्मल 800 का डबल 1,600। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें इसका 20% और जोड़ दो। अगर आप 8,000 में 1,600 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर, हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 9,000। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास है 9,600। कितना हो जाएगा, 9,600। तो अब टोटल इनकम कितनी हो गई, ये जीरो, ये जीरो, ये 8 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 और ये 22, यानी सर 22,800। इसकी आय में से आप इसको घटा दीजिए, नई बचत आपके पास आ जाएगी। वो चाहता है कि नई बचत बताइएगा। नई बचत कितनी आएगी आपके पास है सर, ये जीरो बचेगा हमारे पास है, ये हमारे पास 5 बचेगा, लास्ट में 50 जरूर आएगा, 50 तो काफ़ी जगह है, कोई बात नहीं है। तो ये कितना है, 12 12 में से 8 जाएगा, 450 जरूर आएगा। तो फिर हमारे पास ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करिए और वैसे कंप्लीट कर दीजिए। ये कितना बचेगा 7, ये 3 बचेगा, 3 में से 1। तो इस तरीके से सर हमारे पास बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें घबराने की जरूरत है। बस नॉर्मल से आप समझिएगा। देखिए पहले हमने इन तीनों को जोड़ करके और 35,000 क्या निकाल ली सर, 35,000 उसकी आय निकाल ली। वो कह रहा है कि इसमें 15% की वृद्धि होती है, तो इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ दो। इसका 15% निकाल के जोड़ेंगे ना, तो इसका 15% जो होता है हमारे पास है वो कितना आया था सर, ये आया था हमारे पास है 5250। तो इसकी नई इनकम हो गई थी 40,250। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 40,250 में कोई परेशानी नहीं है। सीधे आप कह सकते हो 35,000 इंटू 115/100, या 15% की फ्रैक्शन बना लो आप। 15% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है सर, 15% की हो जाएगी आपके पास है 3/20। तो 23/20 कर दो सीधे, सीधे कितने कर दो, 23/20 कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आप सीधे ऐसे करो सर, ये 35,000 है, 35,000 को गुणा कर दो आप 23/20 से। किससे गुणा करोगे, 23/20 से। और फिर इजीली तरीके से क्वेश्चन को आप बना पाओगे। चलिएगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने फाइनली आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा। देखिए कोई भी जो क्वेश्चन होता है, मान लीजिएगा कि स्टार्टिंग में मैं किसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, तो आप यकीन मान के चलिएगा कि क्लास कंप्लीट होते 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 मैं उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके और समझा करके फिर जाऊँगा। क्योंकि मुझे ये पता है कि क्लास रिकॉर्डेड है, इसलिए किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। यानी फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सर हमने सबसे पहले उसकी आय निकाल दी जो कि 3500 होती है। 3500 में 15% की वृद्धि निकाल के हमने उसकी नई आय निकाल दी। नई आय निकालने के बाद नया ही खर्चा निकालना पड़ेगा, और नया ही जो बचत है, नया खर्चा निकालना पड़ेगा, बचत का कोई रोल नहीं है। पहला खर्चा है वो 10% बढ़ गया, दूसरा खर्चा 20% बढ़ गया, इस तरीके से फाइनल खर्चा आ गया। तो ये दोनों को जोड़ने पर टोटल खर्चा है। इस नई आय में से नया खर्चा घटाएंगे तो नई बचत आएगी, जो कि हमारा फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
क्लियर है? आप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ले लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं और आप यकीन मान के चलिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों में से मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी एक आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन आपके पास क्या है? रमन की आय 12,000 है, वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्चे में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? मैं आपसे ये कहूँगा, आप मुझे ये बताइए, एक आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या काम करता है? तो सर एक आदमी ज़िंदगी भर 3 काम करता है, बस अपनी लाइफ में सिर्फ 3 काम ही कर पाता है। और वो 3 काम कौन कौन से? सर सबसे पहले आदमी ये सोचता है कि मैं कुछ कमा लूँ। आज अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए कि रेलवे में नौकरी लग जाओगी, फिर आपको सैलरी मिलेगी, इसीलिए। अगर मान लो कोई ऑफर ऐसा आ जाए कि 10 साल तक रेलवे में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, उसके बाद सोचेंगे तो क्या आप तैयारी करोगे? नहीं करोगे। यानी पहला काम क्या होता है, आप सोचते हो कि आप कमाओगे। जैसे ही आप कमाना स्टार्ट करोगे तो फिर आप सोचते हो सर हम उड़ाएंगे, हम खर्चा भी करेंगे। अगर आप कमा रहे हो तो खर्चा करोगे, खर्चा करोगे तो आपको बचत भी करनी पड़ेगी। यानी पूरी लाइफ हमारी इसी में ख़त्म हो जाती है, पहले कुछ कमाते हैं, फिर कुछ उड़ाते हैं, फिर कुछ बचाते हैं, ये पूरी कहानी चल रही है। मान लीजिएगा हम ये मानते हैं कि कोई एक आदमी है और वह 100 रुपये कमाता है, 12,000 रुपये नहीं, बल्कि रमन की कहानी है कि सर रमन मान लीजिए 100 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 100 रुपये, ये हमने मान लिया। अगर ये 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये में से 27 रुपये बचाता है, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन सीधी होती है, तो हम ये कह सकते हैं 100 का 27% बचत, यानी कि 27 रुपये वह बचाएगा। अगर 27 रुपये बचाएगा तो खर्चा कितना करेगा? सर 100 में से आप 27 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपके पास? 73 आएगा। कितना आएगा? 73। फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें आय में, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो यह है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो इसको आप 120 लिखो, और एक तरीका यह है कि केवल वृद्धि लिखो आप और प्लस का निशान लगा दो। इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है ना, तो केवल 20% लिखो आप, बाकी कुछ मत लिखिए। क्या फायदा मिलेगा इससे आप देखिएगा। और आगे चलिए, उसके खर्चे में 15% की वृद्धि हो जाती है। खर्चा कितना है उसका? 73 है। अगर उसका खर्चा 73 है तो देखो 15% कैसे निकालना है। पहले आप इसका 10% निकालो। इसका 10% कितना होगा? सर इसका 10% ऐसे होगा कि एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। हमने 10% निकाल दिया। अब इसका 5% निकालो आप। 5% कैसे निकालते हैं? सर हम पहले 50% निकालेंगे। 50% इसका आधा कितना होता है? सर इसका आधा होता है आपके पास है 36.5, लेकिन 5% निकालने के कारण दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.65। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये मूल राशि थी आपके पास, ये मूल राशि थी, ये कितना था आपके पास? 10% था, और ये कितना था? 5% था। तो इस तरीके से आप 15% निकाल चुके हो। 15% कितना हो जाएगा? सर 15% हो जाएगा 10 पॉइंट। 10 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये 9 और ये 5 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? हमने टोटल नहीं जोड़ा, हमने केवल और केवल वृद्धि निकाली है 73। 73 का अगर हम 15% निकाले तो इतना आता है। कितना आता है? इतना आता है। पहले हमने 10% निकाला, फिर हमने 5% निकाला, दोनों को जोड़ दिया। ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं निकालना चाहता है तो 73 का 15% निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 15 बटे कितना कर दोगे? 100। 5 से 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 6, और ये सॉरी 3 तिया कितना हो जाएगा आपके पास है? सर हमारे पास 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 हो जाएगा। 20। तो 2 से काट के 1 दशमलव, ये 20 है ना आपके पास, तो 2 से आप काटो कितनी बार? 10 बार। 2 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 1 बार। फिर आपके पास है 0, फिर कितना हो गया आपके पास है? सर हमारे पास है, ये हो गया 9, और फिर 5, और 1 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दोगे, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा, वो सॉरी ये हमारे पास कितना हो रहा था? सर 10 पॉइंट इतना आ रहा था। तो ये दशमलव जब आपके पास खिसकेगा, ये जो दशमलव खिसकेगा तो ये कहाँ आ जाएगा आपके पास? यहाँ आ जाएगा। तो 10.95, 10.95 हमारे पास इस तरीके से आया है। तो हम ये कह सकते हैं सर उसकी आय इतनी थी। इसका 10% कितना होता है? वृद्धि है ना, बिल्कुल। इसका 10% होता है हमारे पास है 10.95। कितना होता है? 10.95। तो नई बचत निकालो। अगर हम इसमें से ये घटा देते हैं, अगर हम इसमें से ये घटा देते हैं तो हमारे पास दोबारा से बचत आएगी। तो आप इसमें से ये घटाइए। घटाओगे कैसे? सर हम ऐसे घटाएंगे कि देखिएगा, ये तो आपके पास है 0.5 बचेगा,
ये तो कितना बचेगा आपके पास 0.5। फिर आप 19 बचेगा, 19 में से घटाओगे तो सर हमारे पास इतनी बचत हो गई। पहले बचत कितनी थी, इतनी। अब बचत ये ज्यादा है, 9.05 जो आपने बचत निकाली है ना, ये बचत ज्यादा वाली बचत है, इसी का आपको मान निकालना है। अब इसका मान कैसे निकलेगा, सर ये जो बचत आई है ना, ये आपके पास है यूनिट में आई है। ये वाली बचत किस में आई है आपके पास, यूनिट में आई है। जबकि हम क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे, क्वेश्चन को हम ऐसे जमाएंगे कि सर पूरे 100 यूनिट जो कि आए, 100 यूनिट का मान कितना आपके पास है, 100 यूनिट का मान आपके पास है 12,000। आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, आपको 9.05 यूनिट का मान चाहिए। सरल कर दीजिएगा आप, कैसे, पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे आप, 2 जीरो। देखो पहले 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दीजिएगा, आप गुणा करिए, 12 पंजो कितना हो जाएगा आपके पास है 60 हो जाएगा। 12 पंजो कितना हो जाएगा आपके पास है 60 हो जाएगा। और 12 नब्बे कितना हो जाएगा आपके पास, सर हमारे पास 108 हो जाएगा। आपको पता होता 10 और है, एक जीरो कट जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास से जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को बड़े प्यार से। सर हमने इसकी आय 100 मान ली। अब इसने ये कह रखा था कि 27% इसने बचाया है, 100 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास 73 आएगा। पहली वाली लाइन कंप्लीट है आपके पास। फिर वो ये कह रहा है कि अपनी आय में 20% की बचत करता है। अगर 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है तो इसका 20% 20 होता है। इसका 15% हमारे पास 10.95 होता है। आप अपने हिसाब से भी निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही हम इसमें से ये घटाएंगे, अब आप ये कहोगे इसमें से ये क्यों घटाया, अरे भाई अगर आय में से आप खर्चा घटाओगे तभी तो आपके पास बचत आएगी। तो बचत कितनी है आपके पास 9.05। इसी का आपको क्या निकालना है, सर इसी का हमको मान निकालना है। किसका मान दिया हमको, 100 का मान दिया है। 100 का मान इतना, तो आपको इसका मान निकालना है। बहुत इजीली तरीके से हम इसमें इंक्रीज कर चुके हैं। इंक्रीज है यानी कि ये वृद्धि है, ध्यान रखिए, ये डिक्रीज मत कर देना आप इसमें। आइएगा, कोई बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आया ना, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। उसी तरीके का डिट्टो क्वेश्चन है हमारे पास है, ये रहा सेम डिट्टो क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सर सबसे पहले उसकी इनकम लिखेंगे, जो भी वह आय, और आय को हम कितनी मानेंगे, 100 यूनिट मानेंगे, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन ईजी होती है इसलिए। आय, और ये आपके पास में व्यय है, और जो भी बचत है, जो भी वह सेविंग करता होगा उसको आप यहाँ लिखिएगा। क्या है कहानी, वह अपनी आय के 25.5% की बचत करता है। यानी बचत कितनी है आपके पास है, 25.5 है, क्योंकि 100 का 25.5 25.5 होता है। तो आप बताइए खर्चा कितना होगा, सर उसका खर्चा होगा 74.5, क्योंकि दोनों को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपके पास 100 आना चाहिए। पहली लाइन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने कहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर इसमें 20% की वृद्धि होती है तो ये हमारे पास है प्लस का 20 आएगा। प्लस का क्या आएगा 20। देखो आय तो यह कम बढ़ाता है, खर्चा इस बार ज्यादा बढ़ाता है। खर्चा कितना बढ़ा देता है वह, 40% बढ़ा देता है। खर्चा 40% वह बढ़ा देता है। तो केवल 40% निकालो आप इसका। यानी हम ये कह सकते हैं सर 74 पॉइंट कितना है आपके पास, 5 है। इसका 40% निकालेंगे, 40 बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो एक और जीरो बढ़ा दो आप। तो इस तरीके से अगर हम ये कह सकते हैं, सर ये 100 था, आपने एक जीरो और बढ़ा दिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी आपके पास। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजो 20, हासिल की 2 लग जाएगी आपके पास 18, हासिल की 1 28, और एक कितना हो जाएगा आपके पास 29 हो जाएगा। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 2 अंक, तो 29.80 आ जाएगा। कितना हो गया आपके पास, सर ये हो गया आपके पास प्लस का 29.80 हो गया। अब आपकी ईमानदारी से मुझे ये बताओ कि इस बार बचत में वृद्धि आएगी या बचत में कमी आएगी। लाइन को सुनना, बचत में यहाँ वृद्धि आएगी इस बार या कमी आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर बचत में वृद्धि आ रही थी, ये बचत में वृद्धि थी, क्यों, क्योंकि दूसरी बार आय ज्यादा थी और खर्चा कम था। इस बार अगर आप नोटिस करोगे ना, तो देखो इसकी आय तो 20 ही है, खर्चा ये ज्यादा कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सर इस बार इसकी आय में कमी हो रही है। और कितने की कमी हो रही है, 9.80 की कमी हो रही है। इसका मतलब आपको इसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना, 9.80 का ही मान आपको निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पूरा 100% का मान कितना दिया हमको, 25,000 दिया है। अगर 100% का मान इतना है तो आपको बताना है कि 9.80 का मान कितना होगा। पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे आप, 2 जीरो। 4 जीरो से आपके पास ये चारों जीरो कट भी जाएगी। 25 अट्ठे कितना होता है आपके पास है 200, हासिल की 20 लग जाएगी। 25 नंबे 225, 245 कितना हो जाएगा आपके पास है 245 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास ये कमी है, इस बात का ध्यान रखिए। 2450 की कमी है, 2450 की कमी है किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में।
तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ धीरे धीरे आपका बैलेंस बैठ रहा होगा कि आखिरकार ये जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं हम इनको कैसे बनाते हैं। यहाँ 120 नहीं लिखना है, यहाँ 74 में इसको जोड़ के नहीं लिखना है, क्योंकि आप देखो 120 करोगे फिर इसमें से ये घटाओगे, आना वही है, लेकिन आप केवल इतनी सी लाइन से सरल करो कि केवल वृद्धि लिखो और केवल वृद्धि लिखो। आपने यहाँ देखा आय कम बढ़ी खर्चा ज्यादा बढ़ा, तो माइनस में बचत है, मतलब उसकी बचत इस बार कम हो रही है। आइएगा इसी तरीके से डिट्टो क्वेश्चन ये रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो। तो ये क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? आइएगा अगला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 7 पर। तो टाइप नंबर 6 में आपने क्या पढ़ा? सर टाइप नंबर 6 में हमने ये पढ़ा जो 40 मिनट की क्लास हुई है, इस 40 मिनट की क्लास में क्या हमको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, हम सब कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। बिल्कुल सीखने को मिला सर। टाइप नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ये आय से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो 40 मिनट है ना, हमने ऐसे खराब नहीं करी है, बल्कि हम ये आय से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी है हमने। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझे, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें आप, और फिर इनका आंसर दीजिए कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आप टाइप नंबर 7 पर चलते हैं। टाइप नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि आप भी जानते हो अच्छा टाइप इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे एक एनटीपीसी का सिंपल क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 66 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? यानी हम ये कह सकते हैं सर एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले हैं तो दूसरे को 52% वोट मिलेंगे। अब मुझे आप ये बताइए हार जीत कितने की है? तो आप ये कहोगे सर हार जीत 4% की है। कोई डाउट ही नहीं है ना इसमें, तो एक को 48 तो दूसरे को 52, क्योंकि इसमें ना तो ये कह रखा है कि इनवैलिड है, ना ये कह रखा है कि कितने कोई वोट देने नहीं आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरे 100% पर कैलकुलेशन होगी, यानी हार जीत 4% की है। क्वेश्चन ये कह रहा है हार जीत 4% की नहीं है, बल्कि हार जीत कितने की है, 756 की है। मतलब 4% का आपको मान दे रखा है 756। अगर 4% का मान 756 है, तो आपसे क्या पूछा है, कुल वोटों की संख्या। अरे मुझे ये बताओ टोटल की यूनिट कितनी बनती है, पूरा 100% बनती है कि नहीं बनती है? इसका मतलब यह है सर पूरा 100% का आपको मान बताना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काटो आप इसको, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 3 8 बार कट जाएगा आपके पास 18। 18 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन हम एएलपी का लेते हैं इसी तरीके का। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ क्लास प्रॉपर चल रही है, ठीक है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने वैध यानी वैलिड जो वोट था उनका 70% प्राप्त किया और 172 वोटों से जीता। कुल वैध वोटों की संख्या कितनी है? यानी सर ये भी क्वेश्चन इजी है। 70% अगर एक प्राप्त करेगा तो दूसरा 30% प्राप्त करेगा, तो 70 और 30 यानी कि डिफरेंस कितने का आपके पास है, 40% का है। कितने का है, 40% का है। तो हम ये कह सकते हैं सर एक तरीके से कि 40 यूनिट का मान कितना है, 40 यूनिट का मान आपके पास 172 है। वही फॉर्मूला लग रहा है, राशि बट्टे यूनिट, राशि बट्टे यूनिट, जिसका मान निकालना है उससे गुणा करना है, पूरे 100% का मान निकालना है। तो अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता कि आप टोटल वोटों की संख्या बताइए, बल्कि इसके अलावा ये पूछता कि जीते गए मतदाता ने कितने वोट प्राप्त किए, तो बताइए क्वेश्चन में क्या चेंज होता, बताओ। अगर क्वेश्चन ये कहता कि आप ये बताओ कि जीते गए कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए, एक क्वेश्चन ये होता कि हारे गए कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए, तो ये कमेंट्स में आप जरूर जवाब जरूर देना। अगर सर ये टोटल नहीं पूछता, जीते गए के पूछता तो यहाँ 70% आता, हारे गए के पूछता तो यहाँ 30% आता। दोनों के आंसर आप कमेंट्स में देना कि जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा और हारने वाला कितना प्राप्त करेगा। यहाँ तो इसे सॉल्व कर लीजिए, जीरो और परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16 और 4 तिया 12। इस तरीके से आपके पास है टोटल कितने हैं सर, टोटल है आपके पास है 430, एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसमें विनर कितना प्राप्त करेगा और जो लूजर है दूसरा वो लूजर कितना प्राप्त करेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों निकाल के आप जरूर बताइएगा।
आइएगा एक और क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन इजी थे अभी तक के जो सॉल्व किए थे। मैं मानता हूं कि आप आराम से बना पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। ठीक है। डाले गए वोटों में से 15% इनवैलिड पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोटों में से 51% वोट मिले और उसने 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। आपको बताना है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना थोड़े लैंग्वेज टाइप के, उनको आप एक्स मान के करें। बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाओगे। एक्स मान के कैसे? कि सर हम ये मानते हैं कि पंजीकृत मतदाता हमारे पास एक्स थे। पंजीकृत मतदाता कितने थे? एक्स थे। ठीक है, एक्स मान के करो हम। तो ये कह रहा है कि 90% पंजीकृत मतदाता अपना वोट डालने आए, यानी कि 100 में से 90% आए। तो 90 बटे कितना करोगे आप? 100 करोगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। यानी अब कैलकुलेशन इस पर चलेगी। आगे ये कह रहा है कि डाले गए वोटों में से 15% इनवैलिड थे, यानी कि अब जो कैलकुलेशन चलेगी वो पहले आप वैलिड निकालो फिर चलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर इनमें से 15% इनवैलिड थे तो 85/100 बचा। ऐसे मत करना कि इसमें से 15% घटा के 75/100 कर दो, 100 पे चलेगी कैलकुलेशन। तो 85 बटे कितना हो जाएगा? 100। 85 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? 100 हो जाएगा। आगे देखते हैं। विजयी उम्मीदवार को वैध जो वोट थे उनमें से 51% मिले। अगर एक 51% प्राप्त करेगा तो दूसरा 49% प्राप्त करेगा। तो हार जीत 2% की है। हार जीत कितने परसेंट की है? 2% की। तो सर हार जीत 2% की है तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? है 100। अब मुझे आप ये बताओ, यहां से लेकर के यहां तक टोटल लाइन को आप क्या पढ़ोगे? सर फाइनल में जाके ये लाइन हार जीत की है। ये टोटल जब आप इसे सरल करोगे तो इसका नाम हार जीत है। और हार जीत का मान कितना दे रखा है? हार जीत का मान दे रखा है सर 2142। बस आंसर आ जाएगा। केवल इतनी सी लाइन का क्या नाम है? टोटल वोट। देखो आप पढ़ना सीखिएगा आप। ये टोटल वोट है, ये आपके पास वोट देने जो आए थे वो है, ये आपके पास वैलिड है। अगर आप यहां से यहां तक पढ़ते हो तो अब इसका नाम हार जीत है। यानी कि हर स्टेप पर ये लाइन बढ़ती हुई जा रही है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 12, यानी हर स्टेप पर लाइन बढ़ती हुई जा रही है। इसी तरीके से ये टोटल है, ये वोट देने आए हैं, ये आपके पास वैलिड है। अब यहां तक आपके पास हार जीत हो गई जिसका मान 21 और कितना है आपके पास? है 42 है। आइएगा अब हम क्वेश्चन को आगे, बस करना कुछ नहीं, अब तो आगे आप बना सकते हो प्यार से। कैसे बनाओगे देखिएगा। सर आप इसको कितना भी काट लीजिएगा, लास्ट में देखो आंसर कैसे बताना। अब सर काटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 6 जीरो और 6 जीरो कभी नहीं कटेगी। इसका मतलब लास्ट में जीरो जरूर आएगी और लास्ट में शून्य सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आप देखिएगा इनमें किसी में भी नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर कोई ऐसी संख्या है कि सारी जीरो कट जाए। कितनी जीरो कट सकती है? देखो लास्ट एक जीरो। 2 से काटो कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास? है 17 बार। अब कुछ नहीं कट रहा तो 4 जीरो कम से कम आएगी, 4 जीरो इसी में है। तो काट पीट के आप इसको सरल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, चलिए मैं काट देता हूँ आपको। ये 17 नंबर कितना हो जाएगा? 153। 153 से अगर आप इसको काटते हो ना तो ये 14 बार कटेगा। 14 के पीछे कितनी जीरो लगा दो? फिर 4 जीरो। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आइएगा एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं और पढ़ लीजिए। एक यूपी कांस्टेबल का लिया है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज से 10 साल पहले भी आता था, आज भी आता है और आगे भी आएगा। और इसका मैं तो ये कहूँगा कि आंसर रट लो, सी ऑप्शन आएगा। ना इसमें संख्या चेंज होती है ना इसके ऑप्शन चेंज होते हैं। और पता नहीं कितनी बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम डिट्टो क्वेश्चन इसी तरीके से। आइएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिलते हैं जो कुल वैध वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? आप ये मान के चलिए, ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को एक्स मान करके फिर बनाइएगा, ताकि कंप्लीट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ सके। मान लीजिएगा कि टोटल नामांकित मतदाता आपके पास में एक्स थे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा, उसने कहा कि 75% मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने आए।
तो टोटल इतने थे 75%, अगर वोट देंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। इसके बाद में ये कहा कि 2% इनमें से इनवैलिड है, तो 2% अगर इनवैलिड है तो 98 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। अब देखिए फिर से आप क्वेश्चन को बनाना सीखिएगा। ये आपके पास है टोटल मत है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये वैलिड, ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो जो मतदाता मत देने आए वो है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये वैलिड मत है। ये क्या है आपके पास है वैलिड मत है। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिलते हैं जो कुल वैलिड वोटों का 75% प्राप्त करता है, यानी कि इनका 75% प्राप्त करता है। तो 75 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। 75 बटे कितना हो जाएगा 100। आपको अगर ये भिन्न आती है तो 3/4 लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 3/4 लिखो। देखो अगर फ्रैक्शन बनाना आता तो यहाँ 3/4 यहाँ 3/4 तो क्वेश्चन इजी होता, लेकिन मैं थोड़ा ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन याद नहीं है इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपके पास यानी कि ये राशि बदली फिर बदली और फाइनल आते आते इस राशि का क्या नाम हो गया सर, इस राशि का नाम हो गया कि एक को जो मत मिले हैं वो इतने मिले हैं, और इसका मान कितना है आपके पास, इसका मान हमारे पास सर इतना है। बस क्वेश्चन को बना दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि एक्स का मान पूछा है। देखिए मैंने कहा ना अगर इसकी फ्रैक्शन आती तो ये 3/4 काटने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी, 3/4 आप ऐसे कैसे ही लिख देते। और काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा 2 बार, ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास 49 बार कट जाएगा। ये 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 से सीधे काटो, 9 से कितनी बार 1 बार, 0 बार, 8 बार और ये 9 बार। आप एक काम करिए 49 से काटिए, 49 से कितनी बार कटेगा सबसे पहले 2 बार और 21 बार कट जाएगा। तो एक्स का जो मान आएगा यहाँ पर कितना है आपके पास सर 800 है, 800 को आप इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 0 8 और 8 दूनी का 16। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास सी ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को आपको तसल्ली से बनाना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइएगा, अगर कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी तो एक और क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल अच्छे खासे ट्रेंडिंग में है। इन क्वेश्चनों की कहानी क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इनमें जो एक अलग से जो मैं आपको लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूंगा ना वो ये वाली है कि इसने ये दे रखा है कि 60 जो मत है वोट है वो इनवैलिड है। अभी तक के क्वेश्चन में ये कहा जाता था कि 5% इनवैलिड है, 10% इनवैलिड है, लेकिन इसमें बाकायदा इसकी संख्या दी है कि 60 इसमें इनवैलिड है। सेम डिट्टो क्वेश्चन हमने फिर से लिया है और इसमें भी क्वेश्चन यही कहा है जो कि रेलवे में पूछा गया था कि सर इसमें 53 बोर्ड ऐसे है जो इनवैलिड है। तो क्या कहानी होती है, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं, ये पूरी की पूरी कहानी हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर चल रही है ना क्लास भाई। मुझे रिकॉर्डेड क्लास है ना इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है कहीं, मान लीजिए ये फ्लैश तो नहीं कर रही है लाइट वगैरह, इसलिए। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ और वह इतने मतों से जीत गए। नामांकित मतदाताओं की टोटल संख्या कितनी है। आइएगा कैसे बनाए हमें ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का तरीका ये है कि सर हमारे पास है टोटल वोट कितने हैं, जो सर हमारे पास है टोटल, अगर हम किसकी बात करें टोटल जो इलेक्शन में जो वोट पड़े हैं, जो टोटल वोट कितने यहाँ के पास है सर, टोटल वोट हमारे पास है, हम ये मान लेते हैं कि 100 है। टोटल मत कितने हैं हमारे पास है सर, टोटल हमारे पास है 100 है, आप ये मान के चलिएगा टोटल कितने हैं 100 है। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो फिर हमारे पास है अब टोटल कितने हुए 90%। पहले कितने थे पूरे 100% थे, अब कितने आपके पास है 90% है। पहले देखो 10% मतदाताओं ने अपने मतदान नहीं किए, तो पहले सर टोटल वोटर कितने थे आपके पास 100% थे, 10% प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं 90% है। अब आगे विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मिला, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर अब हमारे पास दो है, एक तो है विनर और एक है सर हमारे पास लूजर, एक जीतने वाला है एक हारने वाला है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो। टोटल 100 है, 100 में से 10% खराब 90, 90 में से एक जीतेगा और एक हारेगा। तो ये जो जीतने वाला है ना, इसने इस 90 का नहीं बल्कि इस टोटल का 47% प्राप्त किया। तो आप मुझे ये बताइएगा, ये 100 का 47% 47 होता है। एक बार इस लाइन को पढ़ो आप, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ है, वैलिड का नहीं हुआ है, टोटल का हुआ है, और टोटल हमारे पास 100 है। अब ये लूजर कितना प्राप्त करेगा, अब हम इस पे आ जाएंगे, 90 में से अगर हम ये घटाते हैं तो सर लूजर हमारे पास है 43% प्राप्त करेगा। ये कहानी आपको सीखना जरूरी है,
यानी कि ये 47 करेगा तो दूसरा इतना करेगा, दोनों को जोड़ने पर आपके पास 90 भी आना चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं हार जीत हमारे पास 4% की है, तो 4% का जो मान हमको दिया होगा वह 4% का मान 308 नहीं है, बल्कि अब क्या करना पड़ेगा, इस 308 में से ये खराब वोट भी घटाने पड़ेंगे। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको सीधे इनवैलिड वोट दिए है, यानी कि 60 वोट इनवैलिड थे, तो हमको क्या करना है कि जो जीतेगा ना उसमें से इनको कम करना है। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें से आप इसको कम करोगे तो ये 8, ये 4 और ये 2, 248 की हार जीत है। तो सर 4% का मान 248 है। अब आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना नामांकित मतदाता। तो नामांकित तो पूरे 100% ही थे, यानी पूरे 100% का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। बस कुछ नहीं करना, सरल करना है। 4 से ये 6 बार और ये 2 बार, तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीटली आंसर आएगा वो 6200 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपके पास है किस में है, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन ये कह देता कि टोटल वैलिड कितने हैं, तो वैलिड कितने हैं तो यहाँ आप 90% से गुणा करोगे, लेकिन ये कह रहा है कि टोटल मतदाता कितने हैं तो 100 से गुणा करोगे। कुछ छोटी मोटी मगर मोटी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपके पास, सर ये हमारे पास है टोटल वोट हमने माने। ये क्या है हमारे पास, सर ये हमारे पास है वोट थे, कौन से थे, टोटल। ये कौन से वोट थे, टोटल थे। ये कौन से थे, सर ये थे हमारे पास है वैलिड। ये कौन से थे आपके पास, वैलिड थे। ये विनर था, ये लूजर था। 47 कैसा है, टोटल का 47 ऐसे आया हमारे पास। आइएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप इस क्लास को रोकें और सेम डिट्टो इसी तरीके का ये जो क्वेश्चन है सेम उसी लैंग्वेज में, और आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ बिल्कुल डिट्टो, क्योंकि एक क्वेश्चन देखने के बाद में अगला क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। सेम उसी तरीके से करना है, बिल्कुल आप इसे बना पाओगे, ठीक है। आइएगा, तो टाइप नंबर 8 से पहले अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क था, 2 क्वेश्चन और है इसी टाइप के, हम उन क्वेश्चनों को बनाते हैं। जो 2 स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे ना, ये कहा था कि पहले थोड़े अच्छे लेवल के कर लेते हैं। आइएगा, एक ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन हम बनाते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 80% ने डाले, ओके। कुल डाले गए मतों में से 10% खराब हो गए, ओके। यदि एक उम्मीदवार ए को वैध यानी वैलिड वोटों में से 70% मिले और उम्मीदवार बी को शेष प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 है, तो उम्मीदवार ए को कितने वोट मिले, ये है। तो सर एक को एक तरीके से 70% वोट मिले हैं, तो एक को कितने मिल रहे हैं, 70% मिल रहे हैं। बताओ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कोई तरीका है आपके पास शॉर्ट में बनाने का? शॉर्ट में बनाने का कौन सा तरीका आपके पास हो सकता है सबसे फास्ट? सर अगर हम इसको शॉर्ट में बनाए ना, शॉर्ट में बनाए तो 7 या 21 कितना बच जाएगा आपके पास है, 552। सर हमारे पास है 7 या 21 45, 7 या 21 555। चलो ठीक है, 2 तरीके हैं, लेकिन एक बार हम तरीके से करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। हम ये मान लेते हैं कि सर टोटल वोट कितने थे आपके पास है, 100 थे। टोटल कितने थे आपके पास है, 100% टोटल थे। इनमें से वैलिड कितने हैं, यानी सर 80% तो ऐसे जो वोट डालने गए, 80% की बात करो आप, 80% ऐसे जिन्होंने वोट डाले हैं, ओके। डाले गए मतों में से 10% अवैध है, यानी इसमें से 10% अवैध है। इसका 10% 8 होता है। अगर हम इसमें से 8 निकाल लेते हैं तो हमारे पास अब 72 वोट मिलते हैं। अब हमारे पास है वैलिड कितने, सर ये हमारे पास है वैलिड है। ये क्या है सर, हमारे पास है वैलिड है, ठीक है, ओके। यदि उम्मीदवार ए को वैलिड मतों का 70% वोट मिले, यानी सर इसके कितने मिले, सर इसके 70% ए को मिले हैं, तो इसका अगर हम 70% निकालते हैं तो 70 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है, सर 70 बटे 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा आपके पास है 7 दूनी का 14, हासिल की कितनी लग जाएगी 1, 49, और एक हो जाएगा आपके पास 50, यानी 50.4% इसको क्या मिल रहा है सर, इसको 50.4% मिल रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यही तो चाहिए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 है, यानी हम ये कह सकते हैं दी गई राशि कितनी है, 50,000। 50,000 किसका मान है आपके पास सर, 50,000 हमारे पास 80% का मान है। अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि नहीं बैठ रहा,
थोड़ा सा एक बार हम क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध हैं और उम्मीदवार ए को कितने वोट मिले। एक काम करते हैं, वो लाइन एक्स वाले से कर लो और इस तरीके से नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये लाइन भी तो एक तरीके से कंप्लीट ही दे रखी है, इतना अपन को सोचने की जरूरत क्या है। इसने कहा कि सर कुल मतदाता इस बार 50,000 है। कुल मतदाता कितने हैं हमारे पास है सर? कुल मतदाता 50,000 है। क्लियर है? फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि कुल मतदाताओं में से 80% अपने वोट डालने आए। तो 80% वोट डालने आएंगे तो 80 बटे कितना कर देंगे हम? 100 कर देंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। इनमें से 10% इनवैलिड है। 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितने आपके पास है? 90 बटे 100। ठीक है, इनमें से ए को 70% मिले तो 70 बटे 100। अरे यार कितना इजी हो गया क्वेश्चन आपके पास, बस आंसर आ जाएगा। सर टोटल वोट इतने हैं, 10% नहीं है, 20% नहीं आए, 10% इनवैलिड है, तो 10% फिर 70% इसने प्राप्त किए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। बनाइएगा क्वेश्चन को। ये 4 और 2 6, तो सर ये 4 और 2 6, ये 0 कट जाएगी। लास्ट में कितना हो गया सर? 40 इंटू कितना करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ 63 करना है। तो ये 0, 4 तिया 12 हासिल के, एक 24 और एक 25। किस ऑप्शन में हमारे पास सर? 25 200 इसमें है। एक 0 और कहाँ से ज़्यादा काट दी भाई हमने? 25 200 थोड़ी है, 25 20। एक 0 का हिसाब करो। इसमें कितनी 0 लास्ट में? 4 0, 4 और 2 6, 6 काट दिया आपने। तो अच्छा ये रही देखो, 8 5 40 और एक 0 और है इसमें। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास कितना आंसर आएगा? ए ऑप्शन आएगा। देखो मैंने कहा ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करो। मुझे भी नहीं आता था थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में बैठा कि यार कैसे हो सकता है। देखो टोटल वोट दे रखे हैं, टोटल वोट के बाद लैंग्वेज बिल्कुल सेट है इसमें, तो क्वेश्चन हमने ऐसे बना लिया। आइएगा आइएगा इसी टाइप का हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 9,000 वैलिड मतों वाले एक मतदाता केंद्र में 4 उम्मीदवार है PQRS चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाता के दौरान नोटा का भी ऑप्शन उपलब्ध है। तो आपको ये बताना है कुल मतदाताओं का ठीक 1% नोटा को मिलते हैं और उम्मीदवार QP को इतना मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लिखते हैं। सर टोटल वोट हमारे पास कितने हैं? टोटल वोट सर हमारे पास है 9,000 है। 9,000 में से हम इनको 3 जगह पर बांटेंगे। पहला जो कैंडिडेट है वो कौन है सर? वो है आपके पास है नोटा, और नोटा को कितने मिलेंगे? 1%। अब बताइएगा क्या आप इसका 1% नहीं निकाल सकते? सर 1% आपके पास 90 होता है। अब ये दो जगह पर कौन कौन है, यहाँ पर कौन है और यहाँ पर कौन है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवार Q और P द्वारा प्राप्त मतों का 25% मत प्राप्त होता है। इनको 25% होता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। किसको होता है 25%? Q को और P को। Q और P कितना प्राप्त करता है सर? 25% प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ कितना प्राप्त करते हैं। R और S, ये जो R है और ये जो S है, ये कितना प्राप्त करते हैं सर? इनकी संख्या दे रखी है आपको 5830। अब मुझे आप ये बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के, टोटल 9,000 है। 9,000 में से अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास। कोई 25% किसी का निकालने की जरूरत नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास टोटल कितने हैं? 9,000 वोट है। 9,000 में से आप इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास है 3, और ये कितना आपके पास है? 90 है ना आपके पास। तो 90 जोड़ोगे तो ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, यानी 5920। ये कितना है आपके पास सर? ये है हमारे पास 5900 और 20 है। तो घटाइएगा, ये हमारे पास 80 बच जाएगा, ये हमारे पास 0 बच जाएगा, और ये हमारे पास है 3 बच जाएगा। यानी सर इनको 3080 मिलेंगे। इनको कितने मिलेंगे? 3080 ही मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इनको 3080 मिलेंगे तो क्वेश्चन तो ये कहना चाह रहा है कि R और S के संयुक्त कुल संख्या इतनी है जो कि 3 और 2 के अनुपात में, यानी कि इनको आपको 3 अनुपात किसमें बांटना है? 2 में बांटना है। तो क्वेश्चन ने कहा कि विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले। थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा आप। कैसे सोचिएगा सर? हमारे पास है टोटल 9,000 है। 9,000 में से 90 तो गए। अब हमारे पास इन चारों में से कोई एक जीतेगा, कोई एक जीतेगा। तो इसने तो इन दोनों ने मिलकर के 3,000 प्राप्त किए हैं और इन दोनों ने मिलकर 5830 प्राप्त किए हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को इस अनुपात में बांट लेते हैं और जीतने वाला तो ज्यादा ही प्राप्त करेगा। तो पहले हम इसका हिस्सा निकाल लेते हैं, इस 3 यूनिट का। 3 यूनिट का हिस्सा कैसे निकलेगा देखो।
टोटल कितना है 5, 5 का मान कितना है आपके पास 2830 है। तो आपको 3 का मान बताना है। सबसे पहले आप इससे इसको काटिए, कितनी बार कटेगा, एक बार, फिर एक बार कटेगा आपके पास है, फिर कितनी बार कटेगा 6 बार, फिर कितनी बार कटेगा 6 बार, इतनी बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 18 और एक 19, और ये हो जाएगा 6 दूनी 18, एक 18 एक 19, 3 और एक 4 और एक 3, 3498, 3498। सर एक कैंडिडेट 3498 प्राप्त करेगा जो कि आपको डी ऑप्शन में है। अब आप ये कहोगे आपने कैसे डिसाइड किया कि ये वाला ही जीतेगा। ये हमने ऐसे डिसाइड किया, ये दोनों मिलकर के 3000 प्राप्त कर लेते हैं। तो आप बताओ इनके पक्ष में क्या जीत हो सकती है? क्या कभी नहीं हो सकती। जीत इन दोनों में से ही कोई एक के पक्ष में है। तो इन दोनों के पक्ष में अगर जीत है तो 5830 में से पहला आदमी 3498 प्राप्त करता, तो दूसरा तो वैसे ही कम प्राप्त करेगा दूसरे का। तो यहीं से आप पता कर सकते हो। तो हम ये कह सकते थे सर कि ये वाला जीतेगा और ये वाला जीतेगा, तो इसका मान इतना था। उम्मीद कर रहा हूं कि पिक्चर पूरी क्लियर कट होगी। टोटल 1% ये राशि आपको दी हुई है। हमने क्या किया, इन दोनों को मिला करके, इसको और इसको मिला करके हटा दिया, तो इतना आ गया हमारे पास। इसके बाद इस राशि को इस अनुपात में बांटा, जीतने वाला ज्यादा प्राप्त करेगा। इस तरीके से हम इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बना चुके हैं। अब गलत नहीं करना है। तो 2 टाइप बना चुके हैं हम 1 घंटे और 6 मिनट की क्लास में। तो मैं ये गिना रहा हूँ 1 घंटे 6 मिनट की क्लास इसलिए गिना रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि कोई टाइम तो खराब नहीं किया गया आपका। बाकायदा ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको टाइम गिना गिना करके और अच्छे टाइप करवा रहा हूँ यहाँ पर। आइएगा, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। किस पर चलते हैं हम? टाइप नंबर 8 पर। टाइप नंबर 8 में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे फेल पास से रिलेटेड। क्वेश्चंस किससे रिलेटेड लेंगे हम? फेल पास से रिलेटेड। क्या है टाइप नंबर 8 आपके पास है? आइए पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रम से इतने इतने अंक मिले। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज कितना होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है, सिंपल सी बात ये है, राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालना है उससे गुणा करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं। सर जो सुधा है ना आपके पास, देखिए सबसे पहले कौन है सर? एक है हमारे पास है कल्पना, और ये कौन है? हमारे पास है सुधा है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि कल्पना ने 656 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 656। जब उसने 656 अंक प्राप्त किए तो उसके 32% बनी। कितनी बनी? 32% बनी। तो क्वेश्चन को आप ऐसे मत जमाइए, क्वेश्चन को ऐसे जमाइए कि सर जब उसने 656 अंक प्राप्त किए तो उसके 32% बन रही है। भाई जिसका मान निकालना होता है उससे हम गुणा करते हैं, वो वाली राशि यहाँ पर आती है, वो वाली राशि यहाँ पर आती है। तो आपको तो इस बार अंकों का परसेंट बताना है कि सुधा ने अगर 697 अंक प्राप्त किए तो उसके कितनी परसेंटेज बनी। 656 नंबरों पर इतनी परसेंटेज, तो 697 नंबरों पर कितनी परसेंटेज? ऐसे क्वेश्चन जमता है। एक बार फिर सुनिए, इतने नंबरों पर इतनी परसेंट, तो हम यहाँ पर वो राशि लिखते हैं जिसका हमको मान निकालना होता है। यानी 697 का हमको क्या निकालना है? मान। परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। काट लीजिएगा, 8 से काट लीजिए। 8 से हम कितनी बार काटेंगे? 2 बार। 8 16 से काट दो। 16 से कितनी बार? 2 बार। 16 से कितनी बार? 16 छक्कू 64 और 16 एकम 16। आप एक काम करिए, 41 से काट दीजिए। कितनी बार? 1 बार, और ये 7 बार, और ये परसेंटेज 7 में। तो सर इस तरीके से आपके पास है 34% आएगा, जो किस ऑप्शन में? जो कि सी ऑप्शन में। बहुत आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है। आइएगा, तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है। मैंने क्यों लिया है? आपको होमवर्क देने के लिए कि आप प्रैक्टिस कर सकें। एक क्वेश्चन हमने बना दिया था इस तरीके का, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, आप खुद बना सकते हो। ठीक है, आइएगा तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले। यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक की यूनिट कितनी होती है? अधिकतम अंक की जो यूनिट होती है सर, वो हमारे पास में पूरा 100% होती है। मतलब हमको पूरे 100% का मान निकालना है। कितने का निकालना है? 100% का। तो 78% का मान कितना है? 78% का आपको जो मान दे रखा है ना, वो आपको इतना दे रखा है। आपको कितने परसेंट का मान निकालना है? सर हमको निकालना है पूरे 100% का मान। किससे काटोगे बताओ? सर हम 13 से काटते हैं, तिरछिक्की 78 होता है, 13 पिंजो 65 होता है, 13 एकम 13। 3 से काट दीजिए 2 बार, 3 से काट दीजिए कितनी बार? 17 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। 17 पिंजो कितना होता है आपके पास? है 85 होता है।
तो कितने नंबर आएंगे टोटल? सर टोटल पूर्णांक था 850 का। इजीली तरीके से बना पा रहे हैं हम क्वेश्चनों को? आइएगा, अगर आप इजीली तरीके से बना पा रहे हो तो थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए। ये भी 0 लेवल का ही है, अच्छा लेवल तो क्या कहेंगे इसको। एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए थे, 20% पास हो जाएगा। उसे 10% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? मैं तो आपसे ये कहूँगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको किसी को भी फेल नहीं करना है, और अगर कोई पास से ज़्यादा अंक ले आना है, लेके आता तो उसके अंक काटना है, और अगर कोई फेल हो जाता तो उसके अंक आपको प्लस करने हैं। उसके अंक क्या करने होते हैं? आपको प्लस करने होते हैं। जैसे देखिए, एक छात्र को 20% अंक चाहिए पास होने के लिए, आगे बराबर का निशान आएगा क्योंकि ये पासिंग मार्क, आगे भी हम पासिंग मार्क लिखेंगे, लेकिन वह 10% प्राप्त करता है और वह 20 अंक से फेल होता है, तो हम इसको 20 अंक और दे देंगे ताकि पास हो सके। पास पास के बराबर हो सकता है, अब सरल कर दो, ये इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी हम ये कह सकते हैं सर 10% का मान कितना है? हमारे पास है 20 है। अगर हमारे पास है 10% का मान 20 है, 10% का मान 20 है, तो अगर ये पूछता कि पूर्णांक कितने का है, परीक्षा कितने नंबर की है, तो हम पूरा 100% का मान निकालते हैं। यहाँ से किसका मान निकालते? पूरे 100% का। तो 100% का अगर हम मान निकाल देते हैं तो देखिए ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इस तरीके से परीक्षा तो हमारे पास है 200 नंबर की हो जाएगी। ये तो पूर्णांक आया, लेकिन वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, केवल यहीं पर तो संख्या चेंज होगी, उत्तीर्ण होने के लिए 20% चाहिए, तो यहाँ 20 से गुणा कर दो, यानी उत्तीर्ण होने के लिए ये लाइन तो सेम आएगी कि 10% का मान कितना है? 20 है। तो आपको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20%, सिर्फ और सिर्फ 20%, तो 20 से गुणा कर दो। तो आप ये कह सकते हो कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो पास होने के लिए इसको केवल और केवल 40 अंक चाहिए। ये पूर्णांक है परीक्षा का, और ये पास होने के लिए चाहिए। आप चाहते तो इसका 20% निकाल सकते थे, 40 आ जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन को बना सकते थे। आइएगा, फिर से हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। विमन किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से फेल हो जाता है। आइएगा, तो हम पास करते हैं इसको। 46% प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है, तो प्लस कर दीजिए 10, बराबर का निशान। यदि वह 52% अंक प्राप्त करें, अगर वह 52% अंक प्राप्त करें तो 8 अंक ज़्यादा ले आता है। मैंने कहा ना, ज़्यादा लाता है तो उसके अंक कम कर दीजिए, कम लेके आता तो उसके अंक जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको बराबर का निशान लगाना होता है। और बराबर का निशान हम जब लगाते हैं, जब ये केवल पासिंग मार्क और ये केवल पासिंग मार्क हो तब लगाते हैं। तो अब तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यानी परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंक उसको जरूरी है। तो परीक्षा को पास करने के लिए 46% प्लस 10 या फिर 52% माइनस 8 अंक जरूरी है। तो हम पहले इसमें पूर्णांक निकालेंगे कि पूर्णांक परीक्षा कितने नंबर की है। आइएगा, एक काम करिएगा, परसेंटेज को एक साइड ले आइए, इसको आप इधर ले आइए, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपके पास है? 6% बचेगा। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यूनिट समान करनी है ना, परसेंटेज एक साइड, बाकी संख्या एक साइड, तो 18। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 6% का मान हमारे पास 18 है। तो देखिए, आप 100% मत निकालो, और भी सिंपल तरीके से कर लो। आप एक काम करो, 6% का मान है तो 46% का मान निकाल लो आप। 46% प्लस 10, क्योंकि पास होने के लिए तो चाहिए, 46% प्लस 10 चाहिए पास होने के लिए। तो फिर सर देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज आपके पास कट ही जाएगा, और इससे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, वो 6 18, हासिल की 1 12 1 13, 138, और 10 और चाहिए। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो 148 अंक तो उसको कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? आप इस लाइन से भी निकाल सकते हो, यहाँ 52% माइनस 8 भी कर सकते थे। आइएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा आप इसी तरीके का। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। 20% प्राप्त करके 30 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। परंतु एक दूसरा प्रत्याशी, चलिए जमाते जाओ साथ के साथ ही, एक ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 से फेल हो गया, तो प्लस का 30 कर दीजिए, बराबर का निशान लगाइए। 32% और यहाँ माइनस क्या कर दीजिए? 42 कर दीजिए। तब पास होने के लिए आवश्यक अंकों का परसेंटेज कितना है? ओके, बताएंगे। ये इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये कितना बचेगा आपके पास? 12%। ये इधर आते किसका हो जाएगा? प्लस का। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 72। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर एक तरीके से कि 72 नंबर पर उसके 12% बनती है।
72 नंबर जब आते हैं तो उसके 12% बनती है। तो अगर उसके 30 नंबर आएंगे तो कितनी परसेंट बनेगी? 30 नंबर प्लस 20% पे तो पास ही हो जाता है। 30 नंबर प्लस 20% पे तो वह क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो देखिए इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है? 6 बार। 6 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, यानी 5%। तो कितने चाहिए उसको पास होने के लिए? 25% चाहिए। किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन में। यानी जैसा मान निकालना है उससे ही हमको गुणा करना पड़ेगा। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर कभी तो आप यहाँ नीचे परसेंटेज लिख रहे हो और कभी यहाँ पर आप संख्या लिख रहे हो। भाई हम क्वेश्चन की कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है। ये क्वेश्चन परसेंटेज में आंसर पूछना चाह रहा था, तो परसेंटेज में आंसर पूछना चाह रहा था तो ये 30 नंबर था, इसका परसेंटेज बनाना था हमको। यहाँ पर हम वो संख्या लिखते हैं जिसका हमको मान निकालना होता है, यानी 30% का मान हमको परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हमने यहाँ 30 लिखा। अगर मान लो आपको अंकों में ही निकालना होता तो फिर वो ही करते, यहाँ 12, यहाँ 72 और यहाँ 20%। तो ये बात आप खुद के ऊपर प्रैक्टिकल को करो, आराम से सोचना कि कब हम इनको ऊपर नीचे चेंज करते हैं। यहाँ पर वो संख्या आती है जिसका मान निकालना है आपको, बस एक बात आप ध्यान रखिएगा। आइएगा ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है ना अपन ने तो, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 78 के बाद आ जाइए 79 पे। ये काफ़ी टीचर्स हैं जो आपको डायग्राम बना के बताते हैं, जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हो वैसे आप डायग्राम से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, अच्छी बात है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायग्राम से भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। बगैर डायग्राम के बहुत इजीली तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को लिख दो। एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि आपको टोटल जो लाइन दे रखी है वो पास की लाइन दे रखी है। आप कह सकते हो आपको टोटल लाइन किसकी दे रखी है? सर हमको टोटल लाइन दे रखी है पास की। पास की लाइन कैसे दे रखी है? सब्जेक्ट कौन कौन से? एक है इंग्लिश और दूसरी है मैथ्स, और एक है आपके पास है सर दोनों सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट। इंग्लिश में कितने पास है? 55% पास है तो 55% लिख दो। मैथ्स में कितने पास है आपके पास? 35% है तो 35 लिख दो। इसमें कितने आपके पास? 20% है तो 20% लिख दो। हमेशा ध्यान रखिएगा ये पूरी लाइन हमेशा या तो पास की लिखोगे या फेल की लिखोगे। मान लो आपने पूरी लाइन पास की लिख दी तो अगली जो लाइन आएगी वो फेल की आएगी। अब फेल की लाइन कैसे आएगी? सर वो आएगी आपके पास है 100 में से आप घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? एक्स प्लस वाई माइनस जेड। 100 में से आप घटा दीजिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये एक्स है, ये आपके पास वाई है और ये क्या है आपके पास है? जेड। तो 100 माइनस एक्स का मान कितना आपके पास? 55। वाई का मान कितना है? 35। जेड का मान कितना आपके पास है? 20 है। तो आप ये कह सकते हो 100 माइनस ये कितना बचेगा आपके पास? 15। 15 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 70। तो आप ये कह सकते हो ये कितना हो गया आपके पास है? 30%। 30% क्या है? पास। किस चीज में पास है? दोनों सब्जेक्ट में। जबकि ये कह रहा है कि सॉरी दोनों सब्जेक्ट में फेल है ये, जबकि कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में फेलों की संख्या 1200 है, यानी कि सर हमारे पास है 30% का मान है। 30% का मान कितना हमारे पास है? 1200 है। तो आपको पूरे 100% का मान निकालना है। 100% का क्या निकालना? मान निकालना है। कितनी बार कटेगा आपके पास है? सर हमारे पास है 40 बार। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है? 4000। किस ऑप्शन में आपके पास है? हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यानी कि हम एक बात ध्यान रखिएगा, ये पहली बार लाइन या तो पास की लिखो या पूरी लाइन को आप फेल के लिखो। ऐसे मत लिखना कि ये दोनों तो पास लिख दिए यहाँ फेल लिख दिया आपने। ठीक है ना, पूरी लाइन सेम चलती है और इस लाइन के हमेशा विपरीत निकलेगी। 100 में से आप घटा दीजिए इन दोनों को जोड़ के इसको। अब ये प्रक्रिया आपको हर बार करने की आवश्यकता नहीं होती है इतनी बड़ी, ये तो पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने लिखा है। बल्कि हमको सीधे क्या करना होता है, जैसे ये क्वेश्चन था तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली कैसे करते हैं, यहाँ पे इतनी प्रक्रिया नहीं करते। सर हमको पता है कि 20 सब जगह पास है, तो हम क्या करते हैं सीधे इसमें से तो ये घटा देते, 15 बचता, 15 इसमें जोड़ देते, 70। 70 पास है तो फेल कितने? 30 है। अगर 30 फेल है तो 30 का मान कितना आ गया पास है? 1200 है। तो 100 का मान कितना होगा? सीधे ही आंसर था एक लाइन में, कोई आपको कुछ भी चेंज नहीं करना था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे हम, लेकिन 80 से पहले मैं चाह रहा हूँ, अच्छा यार एक क्वेश्चन गायब हो गया क्या? कोई बात नहीं, गायब हो गया तो ध्यान रखिए जब आंसर सीट मिलेगी तो जो 80 नंबर का मिलेगा उसके आगे आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन तो चेंज हो नहीं सकते। फिर आपको 81 में जो भी आंसर होगा ना वो मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मान लीजिए आप पे नंबरिंग मिस्टेक हो गई, 80 नंबर का गायब है तो 81 का आंसर क्या 80 में चल जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ 80 नंबर का कॉलम बाकायदा छूटा हुआ मिलेगा और 81 का आंसर 81 पे ही मिलेगा।
आइएगा हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 35% छात्र इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% रीजनिंग में असफल होते हैं, दोनों में 20% अनुत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो कितने इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। आप एक काम करो, 45 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा 15, 15 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60, 60 मान लीजिए क्या है आपके पास है, असफल है, तो 40% आंसर है। और क्वेश्चन को जमाओ आप, कैसे जमा सर, एक है हमारे पास है इकोनॉमिक्स, दूसरी है हमारे पास है रीजनिंग, और यहाँ लिखनी है आपको बहुत सब्जेक्ट यानी दोनों सब्जेक्ट। आप क्या लिखोगे सर, सब में हम फेल लिखेंगे, सब में क्या लिखेंगे फेल। तो फेल यानी इसमें कितने फेल है, 35% फेल है। रीजनिंग में कितने फेल है आपके पास, 45% फेल है। इसमें कितने फेल है आपके पास, 20% फेल है। तो आप जानते हो कि अगर फेल आपने निकाल लिया तो अगली लाइन किसकी आएगी, पास की। पास कैसे निकालते हैं सर, 100 में से हम घटाते हैं, किस किस को जोड़ के, 35 और 45 को जोड़ के और 20 को घटाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100 माइनस ये कितना आपके पास है, 60 है, सही है ना। इसमें से घटाओगे तो कितना बच रहा है आपके पास है सर, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 25 बच रहा है, 25 25 और 35 कितना हो रहा है आपके पास है, 60 हो रहा है, तो 40% आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक और देखिएगा जो है 82 नंबर का। क्वेश्चन क्या है 82 नंबर का, देखिए यार एक क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा था, शायद एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन आपको इस लाइन को कर पाता, बट कोई नहीं, कोई बात नहीं है, हम इसी को देख लेते हैं। एक ऑफिस में देखिए, मैं जो लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये डिट्टो क्वेश्चन आपके पास सेम होता, लेकिन यहाँ पर ये 20% आपके अनुत्तीर्ण नहीं होके उत्तीर्ण होते, अनुत्तीर्ण नहीं होके क्या होते हैं आपके पास उत्तीर्ण होते, तो हम क्वेश्चन को कैसे जमाते। क्योंकि ये आपकी किस्मत अच्छी थी कि पूरा डेटा समान है, 3 बार आपको फेल 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 दे रखे हैं, और पिछले क्वेश्चन में 3 बार पास 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 दे रखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें 2 बार तो फेल दे रखे हैं लेकिन तीसरी बार आपको पास दे रखा है, तो फिर हमको क्या करना होता है, फिर सर हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे आपके पास इकोनॉमिक्स था और ये क्या थी आपके पास है, दूसरी रीजनिंग थी। हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो ये 20% आपके पास क्या होता सर, 20% हमारे पास है पास होते, हमारे पास 20% क्या होते, पास होते, तो यहाँ भी पास लिखना पड़ता और यहाँ भी पास लिखना पड़ता। अब यहाँ पास कैसे निकालोगे सर, इकोनॉमिक्स में अगर 35% फेल है तो पास कितने आपके पास है, 65% है, ऐसे निकालते। फिर अगर मान लो सर 45 है तो पास कितने आपके पास, 55% है। अब पूरी लाइन ये पास किया तो फेल की लाइन कैसे आएगी सर, फेल की लाइन वही तरीका है आपके पास है, 100 और माइनस वही x प्लस वाई माइनस जेड, ऐसे करना होता है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो जगह एक जैसी राशि आ जाए, एक तीसरी अलग आ जाए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है। फिर हमको यहाँ से 100 में से घटा घटा के लिखने होते हैं। फिर आप देखो पूरी लाइन समान है तो फिर उसके विपरीत लाइन आप निकाल सकते हो। आइएगा, और आप ये कहोगे सर मान लो किसी क्वेश्चन में ये दोनों दे रखे हैं, ये नहीं दे रखा है, दोनों सब्जेक्ट में नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद ये देखो 100 से कितना ऊपर जा रहा है, बस वो दोनों सब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं, कुछ ऐसे जो कॉफी पसंद करते हैं। तो ये सब ऐसे हैं जो लाइक करते हैं किसी न किसी चीज़ को। ये कितने लोग हैं, 55% ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। कॉफ़ी कितने पीते हैं सर, कॉफ़ी जो पीते हैं ना वो 64% लोग पीते हैं। और ऐसे कितने जो दोनों पसंद करते हैं। तो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ो, और 100 से देखो कितना ज़्यादा हो रहा है सर। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, 55 को और 64 को, तो ये हमारे पास है 119% हो रहा है। 100 से कितना ज़्यादा आपके पास है, 19% ज़्यादा, तो 19% दोनों पीने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 19% नहीं है दोनों पीने वाले, बल्कि इनकी संख्या 380 है। तो टोटल सदस्य कितने, पूरा 100% कितना होगा, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 20 बार, तो कितना आएगा आपके पास है, 2000। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ आपको देखने को नहीं मिली होगी। आगे बढ़े, ओके। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 9 पर। अब हम किस पर चलते हैं, टाइप नंबर 2 पर, क्योंकि धीरे धीरे अब हमारा चैप्टर लगभग लगभग क्लियर होता हुआ जा रहा है। अभी एक
मिनट हुए, 2 घंटे की क्लास से पहले मैं दोनों टाइप क्लियर करवा दूंगा क्योंकि इजी टाइप है ये। क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष के बाद में इसकी जनसंख्या कितनी है। तो ऐसे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में खूब आते हैं। आप चाहे तो इसको 100 वाले मेथड से बनाओ, चाहे आप रेशियो वाले मेथड से बनाओ, दोनों से ही बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखिए हम एक इस क्वेश्चन को सीधे रेशियो वाले मेथड से बना लेते हैं यार, 100 वाले से मत बनाओ, सीधे हम किससे बना लेते हैं, रेशियो वाले से, ताकि आपको समझ में आ सके कि रेशियो वाला मेथड हम कैसे यूज करते हैं। देखिए पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि होती है प्लस का 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपके पास, सर 20% की होती है आपके पास 1/5, क्लियर है। और 30% की वृद्धि होती है दूसरी बार, 30% की वृद्धि को क्या लिखोगे सर, प्लस का लिखेंगे हम, 3/3 कितनी हो जाएगी आपके पास है इसकी भिन्न, 3/10, 3/, कितनी हो जाएगी आपके पास है 10 हो जाएगी। ये हमने फ्रैक्शन लिखी है, इसकी फ्रैक्शन इतनी, इसकी इतनी। अब जमाएंगे कैसे इस राशि को, पहले जो जनसंख्या 5 थी उस 5 में वृद्धि हो गई, एक कितनी हो गई 6, पहले जो जनसंख्या 10 थी उसमें 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई आपके पास 13। आप इस लाइन का और इस लाइन का गुणा करोगे, लेकिन गुणा करने से पहले अगर कुछ कट रहा है तो आप जरूर काटते हुए चले। जैसे हम ये कह सकते हैं सर 2 से ये 3 बार कटेगा और 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार। अब इस लाइन का गुणा कितना हो गया 25, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास 39। अब ये स्टार्टिंग की जनसंख्या और ये फाइनल जनसंख्या, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2 साल बाद की जनसंख्या, ये 2 साल बाद की ही जनसंख्या, यानी इसका आपसे मान पूछा है। और आपको क्या दिया है सर, हमको ये मान दिया है, ये मान हमको दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं सर 25 यूनिट का जो मान है हमारे पास है वो 4 लाख है। वो कितना आपके पास, वो हमारे पास 4 लाख है। आपको कितने का मान चाहिए, आपको 39 यूनिट का मान चाहिए। 25 से काट दीजिए, 16 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 16 बार। तो इस तरीके से फाइनली आंसर 1 0 2 0 3 0 और ये 8, किस ऑप्शन में लास्ट में 8, 9 छिक्की 54, अरे 9 छिक्की 54 हो रहा है ना आपके पास है, लास्ट में कितना आ रहा है आपके पास है 9 छिक्की 54, कहीं गलती करिए क्या। 25 से अगर हम इससे काटते हैं तो 25 8 2 से होता है, तो 25 16 बार कट गया आपके पास है, 25 से कितनी बार कट गया 16 बार कट गया। तो सर अगर 3 0 हमारे पास आएगी, 9 छिक्की 54, लास्ट अंक 4 आएगा, सही है ना। लास्ट अंक कितना आएगा आपके पास है सर लास्ट का, और वैसे देख लो 16 नंबर कितना होता है 144 को 4 हासिल की 14, 16 थी 48, 48 और ये 62, इसलिए हम ये कह सकते हैं सर किस ऑप्शन में हमारे पास है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को जमाना है बिल्कुल इजीली तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसा अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का। यार क्या हुआ, एक और क्वेश्चन गायब हो गया क्या, 83 के बाद में आ रही यार, 84 नंबर का गायब हो गया। चलिएगा मैं 84 क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 84 आपके पास। क्वेश्चन क्या है देखो, एक शहर की 10% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो जाती है और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो युद्ध से पहले कितनी थी। आपको पता है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। सर 83 में हमसे पूछी थी 2 साल बाद की जनसंख्या, और इस 84 में क्या पूछा है 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी है। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया था क्या कि मैं आपको समझा सकूं कि पहले की जनसंख्या में हम किससे गुणा करते हैं और बाद की जनसंख्या में हम किससे गुणा करते हैं। रेशियो वाला मेथड जब आप यूज करोगे तो सबसे पहले वही 20% की फ्रैक्शन बनाओगे, तो 20% की फ्रैक्शन बनेगी, इस बार माइनस का निशान आएगा 1/5 के आगे, क्यों आएगा क्योंकि इस बार जनसंख्या घट रही है। और 5% की फ्रैक्शन जो भी बनेगी उसके आगे माइनस आएगा, 1/, कितनी होती है इसकी 20 होती है। तो 5 से जनसंख्या कितनी रह गई 4, 20 से जनसंख्या कितनी रह गई आपके पास है 19 रह गई। मैंने कहा कि अगर कुछ कट रहा तो जरूर काटे, कितनी बार कटेगा 5 बार। तो ये कितना है आपके पास है 25 है, और ये कितना आपके पास है 19 है। आपको किसका मान दिया है सर, इस बार हमको इसका मान दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि बाद की जनसंख्या दी है, वर्तमान जनसंख्या दी है, और ये पहले की है, ये पहले की जनसंख्या है सर उसकी, और ये अब की जनसंख्या वर्तमान में उसकी जो बची है ना, वो इतनी जनसंख्या बची है। यानी हम ये कह सकते हैं हमारे पास 19 यूनिट का मान है 15,200, कितना है 15,200। हमको 25 यूनिट का मान निकालना है, किस यूनिट का मान निकालना है इसका। आप बताइए कितनी बार कट जाएगा ये हम हमारा, सर इससे हमारे पास 8 बार कट जाएगा, 800 बार। 25 कितना होता है आपके पास है 200 होता है।
तो हम ये कह सकते हैं पहले जनसंख्या तक कितनी थी, 20,000 थी। ये समझाने की कोशिश करी थी मैंने इस क्वेश्चन में सर, कि पूर्व की पूछे तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, बाद की पूछे तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्रैश कोर्स में आपका हर डाउट क्लियर करूँ मैं यहाँ। ऐसा क्वेश्चन भी खूब ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2022 में शहर ए की जनसंख्या इतनी है, एक वर्ष बाद इतनी हो जाती है, कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में। यानी आप ये कह सकते हो सर पहले जनसंख्या कितनी है, सर पहले जो जनसंख्या है ना आपके पास, वो जनसंख्या आपके पास है 62,500, और एक साल बाद कितनी हो जाती है, 75,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है, इतनी। आप 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिएगा, 25 से काटो कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 से काटोगे 25 75 इतनी बार, फिर से 5 से काटो 5 बार, 5 से कितनी बार, 6 बार। सिर्फ क्वेश्चन ये कह रहा है कितनी वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, तो 1/5 इंटू कितना करोगे, 100, तो फिर कितना आंसर आएगा आपके पास, 20%। ये तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं हम, जो कि अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी प्रेजेंट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ से सीखो आप। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यह लगातार 2 वर्षों में 40% 25% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 62% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब हम इसको रेशियो वाले मेथड से बना लेते हैं, आप अगर आपकी अनुमति हो तो। अब वो सॉरी, इसको हम 100 वाले मेथड से बना लेते हैं, क्योंकि 62% ये फ्रैक्शन बनाएंगे तो थोड़ा रेशियो वाले मेथड से हमको जोर आता है। हम रेशियो वाले मेथड से वही क्वेश्चन बनाते हैं जिनकी फ्रैक्शन हम आसानी से बना पाए। तो 100 वाला मेथड क्या होता है, 100 वाला मेथड ऐसे यूज होता है, देखो पहले जनसंख्या कितनी थी सर, 16,000 थी। पहले जनसंख्या कितनी थी, 16,000 थी। उसने कहा कि पहले वर्ष में 40% बढ़ गई, तो 40% बढ़ गई तो कितने हो जाएगा आपके पास, 140/100। दूसरे वर्ष में 25% बढ़ गई, वैसे 5/4 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप 25% वृद्धि है, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए पूरा लिख देता हूँ, 125/100 हो जाएगा। फिर 62% घट गई, तो 38 कितना हो जाएगा आपके पास है, 100। बस इसको सरल कर दीजिए, आपका आंसर ही आंसर है फिर, क्योंकि ये तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछी। आप कितनी जीरो काटना चाहोगे, सर हम ये 4 जीरो काटना चाहेंगे सीधे ही। 25 से देखो 5 बार, फिर काटना पड़ेगा 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 4 बार कटेगा। तो फाइनली कितना हो गया, 4 पंजे तो 20 हो गया, और 20 को इससे गुणा करोगे तो 28, यानी कि 280 इंटू कितना करना है आपको, 38 करना है। तो हम ये कह सकते हैं सर जीरो आएगा, लास्ट में आपके पास 4 भी आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास, सर जीरो भी आएगा, 4 भी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पूरा करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ से। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना होता है। आइएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपके पास है, और कोशिश करिएगा कि आप इस क्वेश्चन को फिर से बना पाए। अमल के निवेश पर बाजार का मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5% बढ़ा, 2022 में 6% बढ़ा, 2023 में 10% बढ़ा। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना होगा। इजीली तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं 100 वाला मेथड ही लगा लो, इसमें बेस्ट है। सर 5,50,000 है आपके पास वेतन, पहली बार में 5% बढ़ा तो 105/100, फ्रैक्शन याद होती तो डायरेक्ट 21/20 लिखते हैं आप। 6% बढ़ेगा तो 106/100, दूसरी बार में 10% बढ़ेगा तो 110/100। ठीक है, कितनी जीरो काट सकते हो आप, सर हम अगर देखें तो ये 4 जीरो से तो सीधे हम कितनी जीरो काट देंगे, ये 4 जीरो काट देंगे, और 5 से काट दीजिए 21 बार, 5 से काट दीजिए कितनी बार, 20 बार। 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दो, 2 से काट दो कितनी बार कटेगा आपके पास, 53 बार कटेगा। अब आपके पास किसको किससे गुणा करना पड़ेगा, सर अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाए ना, देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि जब हम इन सबको गुणा करेंगे ना तो लास्ट में शून्य तो नहीं आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत है। अब दोनों संख्याएं बड़ी बड़ी है, गुणा भी काफी बड़ा, तो हम इसमें डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं। डिजिटल सम का यूज कैसे करेंगे देखिएगा, सर डिजिटल सम का यूज हम ऐसे करते हैं, अंकों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 1, गुणा का निशान। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 3, गुणा का निशान। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 8, गुणा का निशान। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 2। आप इन सबका गुणा करो, 16 16 तिया 48, ये 16 16 तिया 48, 48 को वापस से जोड़ो कितना हो जाएगा 12, 12 वापस से जोड़ो कितना हो जाएगा 3। अब जिसका डीएस 3 होगा वही आंसर है इन दोनों में से। हम सर इसका डीएस देखते हैं, 6 और 3 9 हट जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 23,
23 को वापस से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 23 को वापस से जोड़ेंगे 5, तो ये गलत है, तो फिर आंख बंद करके कर दो, यही आंसर है। जोड़ लो एक बार, ये हट जाएगा आपके पास, ये हट जाएगा आपके पास, 7 और 5 12, 12 को वापस से जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। आइएगा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 88। थोड़ा दशक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आप इसको गलत नहीं कर पाए एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 50% की वृद्धि होती है तो 2 दशक के बाद, एक दशक का मतलब क्या होता है? 10 साल होती है भाई, एक दशक में हम 10 साल बोलते हैं ना। तो 1921 से लेके 1941 तक कितने दशक हो गए? 31 और 41, 2 दशक, मतलब 2 दशक में ये पूछना चाह रहे हैं। हम ये कह सकते हैं सर एक दशक में वृद्धि हो रही है 50% की, और इसकी भिन्न कितनी होती है? प्लस का 1/2। तो 2 दशक है तो 2 बार वृद्धि होगी आपके पास है, यानी प्लस का 1/2। यानी कि जो जनसंख्या पहले 2 थी वह 3 हो गई, जो जनसंख्या 2 थी वह कितनी हो गई आपके पास? 3 हो गई। इस लाइन का गुणा 4, इस लाइन का गुणा 9। आपसे इसका मान पूछा है, आपसे किसका मान पूछा है? इसका, यानी 9 का मल्टीपल आपके पास आंसर होगा। कोई बात नहीं, जमा लो एक बार। सर दी गई राशि कितनी है आपके पास? सर दी गई राशि हमारे पास है इतनी है, और बट्टे में कितना आएगा सर? बट्टे में 4 आएगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 9 से। एक बार देखो सही किया गया। एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या, बिल्कुल सही है। यानी हम ये कह सकते हैं 2 से 3, 2 से 3 इतना, 4 का मान इतना है, तो इसने का मान कितना होगा? हम कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को सरल? सर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका, सिर्फ और सिर्फ 4 से काट दीजिए। वैसे 9 से ये मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब ये है 9 का मल्टीपल आंसर होगा, जिसका DS 9 होगा वही होगा, लेकिन उससे भी सिंपल कर सकते हो आप। देखो 4 से काट लो आप इसको, 4 से हम जैसे इसको काटने जाते हैं तो 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 8 बार। कितना बच जाएगा आपके पास? है 2 27 हो जाएगा। 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास? है 6 बार। कितना हो जाएगा आपके पास? है 3 39। 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास? है 9 बार। कितना बचेगा आपके पास? है यहाँ बच जाएगा आपके पास है 9 36। कितना बच गया था आपके पास सर? हमारे पास है 3 बच गया था, 30, 1 0 बचेगी, तो 7 बार। फिर कितना बच गया आपके पास? है 2 सर, 5 बार, इतनी बार। तो 9 पिंजो 45 हो रहा है लास्ट में, और लास्ट में 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए मैंने कहा वैसे भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं सर टाइप नंबर 9। अब आते हैं हम लास्ट टाइप पर, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और वो है आपके पास है ये टीवी और वॉशिंग मशीन वाले। दिन में हर स्टूडेंट को दिक्कत आई है, मैं आज यकीन मान के चलिए आपको इतना सिंपल तरीके से ये चीज़ बताऊंगा कि आप वास्तव में कहोगे सर वास्तव में क्लियर किया है। ये वॉशिंग मशीन और टीवी वाले जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारे पास 20 मिनट बाकी है इस क्लास की, 20 मिनट में इस टाइप को आराम से क्लियर कर दूंगा। आइएगा, 3 क्वेश्चन लिए मैंने वॉशिंग मशीन के, 2 क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, 1 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है? एक वॉशिंग मशीन, अब आप पढ़ लीजिए आराम से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम इसको फिर छोटा करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन को इतना कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सरल करने के लिए जगह चाहिए हमको। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, यानी सर एक तो है हमारे पास है टीवी, और एक है सर हमारे पास है वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, यानी एक टीवी की कीमत हमारे पास है 100 है, तो वॉशिंग मशीन की, एक वॉशिंग मशीन कीमत कितनी है हमारे पास? इतनी है। अगर सर हम यहाँ से टोटल इनकी कीमत निकालें, अगर हम इनकी टोटल कीमत निकालते हैं तो हमारे पास कितनी कीमत आती है सर? हमारे पास टोटल कीमत आएगी 160। टोटल कीमत कितनी आएगी हमारे पास? 160। लेकिन आप टोटल कीमत अभी मत लिखिएगा, हम आगे चल के लिखेंगे। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% की वृद्धि करता है, एक वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है, अगर सर हम वॉशिंग मशीन ये एक की बात कर रहा है, अगर हम इसमें 80% की वृद्धि करते हैं तो इसका 80% कितना होता है सर? इसका 80% होता है, देखिएगा ये 60 है आपके पास है, 60 का अगर हम 40% कम, सही है ना, 80% निकालते हैं तो हमारे पास 2 जीरो कट जाएगी, यानी सर हम ये कह सकते हैं 48 की वृद्धि। यानी एक वॉशिंग मशीन पर जो वृद्धि हम करेंगे वो 48 रुपए की वृद्धि करेंगे, एक वॉशिंग मशीन की बात हो रही है, ठीक है? और एक टीवी की कीमत में 22% की कमी, सर एक जो टीवी की कीमत है उसमें 22% की कमी करेंगे तो एक टीवी पर कितनी कमी हो जाएगी आपके पास? है 22 की कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो जाएगी? 22 की कमी हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब ये कह रहा है कि 7 तो वॉशिंग मशीन और 6 टीवी खरीदता है,
एक टीवी उसने 100 रुपये में खरीदी, तो 6 टीवी कितने में खरीदेगा? 600 में। एक वॉशिंग मशीन 60 रुपये की है, तो 7 कितने की है? 7 से गुणा कर दो, ये 600 हो जाएगा, यानी ये 600 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये 420 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1020। यानी सर पहले जब इसने स्टार्टिंग में खरीदी थी ना ये दोनों, तो ये दोनों 1020 रुपये की खरीदी थी। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई? मुझे बताओ भाई। एक टीवी 100 रुपये में खरीदता है, 6 टीवी है टोटल। एक वॉशिंग मशीन 60 रुपये में खरीदता है, 7 खरीदता है, तो पहले 1020 रुपये में दोनों खरीद के लाया था ये। अब क्या है कि उनके मूल्य बढ़ने लग गए। उनके मूल्य कैसे बढ़ने लग गए कि एक टीवी 22 रुपये सस्ती आती है। अगर एक टीवी 22 रुपये सस्ती आती है और आपको 6 टीवी खरीदनी है, आपको कितनी टीवी खरीदनी है? 6 टीवी। तो 132 रुपये का फायदा होगा कि नहीं होगा? आप ये कहोगे बिल्कुल फायदा होगा। एक वॉशिंग मशीन पर 48 रुपये बढ़ गए, और आपके पास वॉशिंग मशीन कितनी है सर? हमारे पास है 7 वॉशिंग मशीन है, तो 8 7 56, हासिल की कितनी लग जाएगी? 5, और 28 और 5 33, तो 333 रुपये ज़्यादा लगेंगे। अगर हम फाइनली बात करें टोटल पे, तो टोटल पे ये कितने रुपए ज़्यादा दे के आ रहा है? क्योंकि इधर कम हो रहे हैं तो इधर बढ़ भी रहे। यानी सर 336 में से अगर हम ये घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? ये 4 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 0, और ये कितना बचेगा? 2। यानी सर 204 रुपये अभी भी वृद्धि हो रही है, यहाँ प्लस का निशान आएगा। यानी सर 204 रुपये की अभी भी वृद्धि हो रही है। यानी कि जो टोटल राशि पहले आप 1020 में ला रहे थे, वो सारी चीजें अब आपको 204 रुपये अधिक में मिलेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यही परिवर्तन तो चाहिए हमको, ये कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है मूल्यों में? तो हम ये कह सकते हैं सर 204 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है? 1020 में से। तो गुणा किससे करोगे आप? 100 से। कुछ नहीं करना, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे ये 2 बार कटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर 20% का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में। हमने केवल और केवल ये वृद्धि लिखी है, कमी लिखी है, और केवल वृद्धि लिखी है। एक आय और व्यय का क्वेश्चन भी इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन वहां भी आपको एग्जाम्पल के लिए घर पे दिया था सॉल्व करने के लिए, मैं एक बार दिखा देता हूं कि हमारा वहां भी तो यही टारगेट था क्वेश्चन को ऐसे ही बनाने का। कहाँ पे थे वो क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन थे वो हमारे पास। यानी कि सर हमारे पास आय 100 है, तो केवल वृद्धि लिखोगे, केवल वृद्धि लिखोगे, फिर इनका जो भी परिणाम होगा वो ये होगा, जो परिणाम होगा वो ये होगा। अब इसी को ये पूछना चाह रहा था कि आप बताओ उसकी बचत में क्या होगी, तो उसकी बचत में क्या हो रही थी आपके पास है? वृद्धि। तो यहाँ पर तो थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, केवल एक लाइन कॉमन जो हमारे पास देखने को मिल रही थी, वो ये लाइन कॉमन मिल रही थी कि हम ऐसे क्वेश्चनों को बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना चुके हैं। कौन से नंबर का? 89 नंबर का। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो फिर करते हैं ना एक और क्वेश्चन डिट्टो इसी तरीके से। क्यों लिया है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो कम से कम 2 क्वेश्चन होके तो हम प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। पहले तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो, ये जूम कर देते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाए, टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में क्या परिवर्तन होगा? ये है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, तो आइएगा हम सरल करते हैं। सर एक हमारे पास टीवी है, एक वॉशिंग मशीन है आपके पास, और इनको मिला देते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पर टोटल जो भी प्राइस होगी वो लिखेंगे हम, टोटल इनका जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी। एक टीवी की कीमत से 50% कम है। अगर एक टीवी 100 रुपये की है, तो ये वॉशिंग मशीन कितने की है आपके पास? 50 की है। ठीक है, अब एक पर बात कर रहे हैं, केवल एक एक पर हम पहले कैलकुलेशन इनकी करते हैं। सिर्फ किस पर कैलकुलेशन करते हैं? एक एक पर। एक वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है, और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हो इस पर 13% कम हो जाएगी राशि, 13% कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 13 रुपये की इसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। एक पर 13 की कमी आ रही है। एक पर कितने कमी आ रही है? 13 की कमी आ रही है। 50% का 33% आप निकालिए। सर 50% है आपके पास, अगर 50% का हम 33% निकालते हैं, 33/100, तो अरे यार डायरेक्ट निकाल दो ना, पता। चलिए कोई बात नहीं, 2 बार काट दीजिए, कितना हो जाएगा? इसका आधा 16.5 होता है, इसका आधा ही तो करना, 50% निकालना है एक तरीके से 33 का। यानी सर अगर हम 50% का 33% की बढ़ोतरी होती है, तो ये 50 है। 50 का अगर हम 33% निकालते हैं, तो 33 बटे कितना आएगा आपके पास है? 100। 2 बार
तो 16.5 हमारे पास आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर वृद्धि हो रही है आपके पास है 16.5 की वृद्धि सिर्फ एक मशीन पे है। और यहाँ पर जो 13 की वृद्धि हो रही है, अब 13 की लिख दो केवल, यहाँ पर 13 की जो वृद्धि हो रही है वो एक मशीन पे है। आपने टोटल टीवी कितनी खरीदी? 2। वॉशिंग मशीन कितनी खरीदी? 4। तो 200 रुपए की टीवी पड़ी, 200 रुपए की ये पड़ी, तो टोटल कितने की पड़ी? 400 रुपए की। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है सर कि एक टीवी का मूल्य 13 रुपए कम हो गया और आप 2 टीवी खरीद के लाए। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि 26 रुपए तो आपने इधर बचाए, लेकिन इधर ज़्यादा खर्चे हो गए। कैसे? कि सर 16.5 की अगर हम बात करें तो 16.5 की अगर आप बात करते हो तो 16.5 एक वॉशिंग मशीन पर बड़े हैं और आपने 4 वॉशिंग मशीन खरीद ली है। तो देखिए 4 पिंजो 20 पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ये 48 64 और ये हो जाएगा 66। यानी सर हम ये कह सकते हैं हमारे पास है 66 का फर्क है। अब फाइनल परिवर्तन क्या होगा? फाइनल बदलाव क्या होगा? एक प्लस का और एक माइनस का है। तो ये फाइनल जो बदलाव आपके पास वो होगा, देखो 0 और ये कितना बचेगा आपके पास है 40। फाइनल बदलाव 40 का है, यानी कि प्लस में आ रहा तो 40 की वृद्धि है। यानी आप ये कह सकते हो 40 की वृद्धि 40/400 और गुणा किससे करना पड़ेगा आपको? 100 से। 1 0 से 1 0 खत्म, 40 से 40 खत्म। तो सर फाइनल हम ये कह सकते हैं कि 10% की वृद्धि है। तो ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आप एक एक वस्तु का मूल्य निकालो, एक एक वस्तु का मूल्य निकालो, जितनी है उतने से गुणा करो, जितनी है उतने से गुणा करो, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। फाइनल इनका जो भी रिजल्ट आ रहा है, यानी पहले प्राइस 40 थी, 40 पे प्राइस, पहले जो इनकी कीमत थी, जो प्राइस थी वो 400 थी, 400 में परिवर्तन ये हुआ कि सर 40 का इंक्रीज हो गया। तो बस उसको परसेंटेज में बता दो। ऐसे करने हैं। अब ईमानदारी दिखाते हुए ये जो क्वेश्चन है आपके पास है बिल्कुल इसी तरीके का, जिसको हम जूम कर लेते हैं। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को घर पे बनाओगे बिल्कुल आराम से बैठ करके, कोई जल्दबाजी नहीं है, और कमेंट्स में इसका जवाब दोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाओगे। आइएगा हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो इस तरीके का प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उस तरीके के क्वेश्चन पर। ये आपके पास में रहेगा आज का फाइनली क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में क्रम से 55 और 30% की कमी होती है, परंतु चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो जाती है। इसके मूल्य में चौथे महीने में कितनी कीमत में वृद्धि या कमी हुई, ये पूछा है। आइएगा हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं 100 वाले मेथड से। हम किससे बनाएंगे? 100 वाले मेथड से। अगर सर मान लीजिए 55% की कमी है, तो क्या 45/100 नहीं लिखोगे? दूसरी बार भी 55% की कमी है, तो 45 कितना लिखोगे आप? 100। गुणा का निशान। आगे कह रहा है कि 30% की कमी है, तो 70/100 गुणा का निशान। आप बताइएगा 50% की वृद्धि है तो 150 कितना लिखोगे? 100। बस आप बनाते जाइए क्वेश्चन को, ऑटोमेटिकली आंसर भी आएगा। किससे किसको काटोगे? सर 50 से काटेंगे तो ये 3 बार, और 50 से काटेंगे तो ये 2 बार। ओके सर 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपके पास है? 35 बार कटेगा। यानी ये तो हिसाब हम कर चुके हैं। अगर ये हिसाब आप कर चुके हो तो और काटो आप कुछ। सर 5 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारे पास है 9 बार और ये 20 बार। 5 से काटेंगे तो ये 9 बार और ये हमारे पास है 20 बार। अब कुछ भी नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत काटिएगा। ये कितना हो रहा है नीचे? सर नीचे हो जाएगा आपके पास है 4 एक तरीके से, और 4 के पीछे कितनी जीरो आपके पास सर? अरे यार इतनी जीरो कैसे आ सकती है? 35 बार, 50 से 3 बार, 2 बार, 40,000 तक पहुंच रही है क्या बात? और ये कितना हो जाएगा? 81 × 3। देखो एक बार फिर से देखो, 30% की कमी, 55, 45, 45 और 50% की वृद्धि हो रही है, तो 150/100 कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना? सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके 35 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 81। 81 को आप किससे गुणा करोगे? 35 से। 35 से गुणा कर दीजिए आप। सर 35 से कम 35 हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है? 3। 35 × 8 कर दीजिए आप, तो 35 अट्ठे कितना होता है आपके पास सर? 8 पंजो 40 का 4, 8 पंजो 40, 0 4, और ये 24, 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास है? सर हमारे पास इतना हो जाएगा। और अभी इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? सर अभी तो हमको इसे 3 से गुणा और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 हासिल की 1, 9 और 1 10, हासिल की 1 24 और 1 25, हासिल की 2 और 6 और 2 8। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास हो गया 8505। एक बार फिर चेक कर लो, 15 5 हासिल की 1, 9 और 1 10, हासिल की 1 24 और 1 25, बिल्कुल राइट है।
बिल्कुल राइट तो है, एक जीरो हम कहाँ पर खा रहे हैं ज़्यादा, कितना आया था जब हमने गुणा किया था, 8505। 8505 अगर हमारे पास आ रहा है तो ये 40,000 कैसे आ सकता है यार। चलो 5 से काटा 20 बार, ये 4 जीरो तो यहाँ पर है। एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को दोबारा से करो, जब कोई गलती कर देते हैं ना तो गलती पकड़ में भी नहीं आती है, क्योंकि इतना थोड़ी हो सकता है कि इंक्रीजमेंट इतना हो रहा है, लास्ट 100% से ज़्यादा तो आंसर ही नहीं है इसका। ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में 55 और इतने परसेंट की कमी होती है। अगर 55% की कमी है तो 45% जिसकी भिन्न भी हम कह सकते हैं, यानी सर मूल्य बचेगा हमारे पास है 45/100। कितना बचेगा 45/100, वापस से 45 कितना बचेगा आपके पास है 100। अब 30% की कमी है तो 70 कितना बचेगा आपके पास है 100। और अगली बार 50% की वृद्धि कर रहा है तो सर 150 हम कितना कर देंगे 100 कर देंगे। कोई बात नहीं, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिएगा, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। 5 से काटेंगे ये 9 बार कटेगा हमारे पास है, 5 से हमारे पास 20 बार कटेगा। 5 से 9 बार कटेगा और 5 से कितनी बार कटेगा हमारे पास 20 बार कटेगा। 5 से काट दीजिए कितनी बार कटेगा 3 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा हमारे पास है 20 बार कटेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से सर अगर हम बात करें नीचे कितना आएगा हमारे पास 8,000, ऊपर कितना हो रहा है 81। 81 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ 21 से। तो 21 से कम 21 हासिल कितनी लग जाएगी 2, ये कितना हो जाएगा 168। 168 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास है सर 170। यानी सर हमारे पास इतना हो गया, यानी सर जो मूल्य हमारे पास पहले 8,000 था वह 1701 रह गया। बहुत ज़्यादा कमी हो रही है भाई। आप देखोगे सर जो मूल्य हमारे पास कितना था 8,000 था, वह केवल और केवल कितना रहा सर, केवल और केवल आपके पास है 1701 ही रहा है। आप अगर देखोगे देखो कितना ज़्यादा कमी हो रही है इसमें। ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास है 2, और ये कितना आ जाएगा आपके पास है, ये आ जाएगा सर हमारे पास में 7 6। यानी सर 6299 की कमी है। अगर हम देखें यहाँ पर तो सर हमारे पास है 6299 की कमी है। क्वेश्चन ये चाहता है कि इसको परसेंटेज में बताऊं, तो 6299 की जो कमी आपको दिखाई दे रही है कितने पे दिखाई दे रही है 8,000 पे। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सिर्फ 8 से काट दीजिए आप, फिर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना। 8 से काटेंगे तो देखिए सर 8 7 56, 8 7 कितना आपके पास है 56, कितना बच जाएगा 6 9, 8 उठी 64, 78 कुछ आएगा। यानी सर एक ही ऑप्शन में 78 कुछ डिक्रीज हो रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, किस ऑप्शन में आपके पास है सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने थे। ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट में खूब आ रहा है। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है आप इतना करो, अरे भाई आपको फ्रैक्शन याद रखनी है, जैसे 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। अगर आपको फ्रैक्शन याद होती है तो आप कैसे बनाते क्वेश्चन को, सर 45% की होती है 9/20, तो देखो 9/20, 9/20, और सर इसकी होती है हमारे पास में 3, 3 का मतलब कितना हो गया आपके पास है सर 7/10, कितना हो गया आपके पास 7/10, और ये 3/2। बस इसको सरल करना था, बस इसी को सरल करना था। ये आप तब करोगे जब आपको फ्रैक्शन याद नहीं है। फ्रैक्शन याद करके ऐसे सिंपल तरीके से करो। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो रहा है, यहाँ पर देखो कितना इजी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जमाना है क्वेश्चन को, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं सर पहला 8,000 था, इतना हो गया, कितने कमी हो गई 6299 कमी है कितने पर 8,000 पे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं किसको, परसेंटेज को। और ये टाइप मैंने पढ़ा दिए हैं, 100% मैं गारंटी देता हूं कि इनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी या फिर मुझे परसेंटेज में केवल 40-50 क्वेश्चन ही करवाने हैं। ऐसा मैंने बिल्कुल किसी भी चैप्टर के बारे में नहीं सोचा। मैं सोचता ही नहीं हूँ कि इनकी संख्या कितनी होती जा रही है। मैं तो ये देखता हूँ कि ये टाइप कहाँ पर जा करके रुकेंगे, जहाँ पर ये टाइप पूरे रुक जाते हैं मैं भी वहीं पर रुक जाता हूँ बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपके पास है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना चाहिए आप कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स करना नहीं भूलें आप। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे के साथ।